भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हमने अब तक चित्ता, चेतसिका, पाकीनाका ये 3 चैप्टर देखा है। इसके आगे विठी और विठी मुठा भी है। ये भी चित्ता से मतलब कंसर्न चैप्टर्स है। लेकिन हम विठी और विठी मुठा बाद में टच करेंगे, क्योंकि विठी में रूप का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए सीधा रूप के चैप्टर पे हम आ गए। तो आज हम जो देखेंगे उससे रूपा संज्ञा विभागा बोलते हैं। तो रूप के बारे में इसमें पूरा बात है, यानी जो मैटर है। तो अभी 4 परमात्म धर्म है: चित्ता, चेतसिका, रूपा और निब्बाना। तो चित्त और चेतसिका ये 2 मेंटल फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हुए। माइंड एंड मेंटल फैक्टर्स कंप्लीट कर लिया हमने। अभी हम रूपा देखेंगे, मैटर मतलब किसे, जो जिसे हम ठोस समझते हैं, क्या वो ठोस है, क्या वह वैसा ही है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी रूपा इस चैप्टर में है। तो आज हम वो ही देखेंगे। पेज नंबर 234 पे है ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। रूपा संग विभागा एतावत्ता विभाता ही सब्बा अभेदा पवत्तिका चित्ता चेतसिका धम्मा रूपम धानी पवच्चति। तो ये 2 लाइन में वो क्या बोल रहे हैं? एतावत्ता यानी अभी तक, विभाता अभी तक हमने क्या समझा, सब्बा भेदा पवतिका, वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। चित्ता चेतसिका ये हमें पता है, चित्त चेतसिका धम्मा मतलब इस धम्म के बारे में हमने समझा है, चित्त चेतसिका। रूपम दानी पवचिति यानी रूपा के बारे में अभी हम बताएंगे। पवचिति यानी बताएंगे। और उसके पहले सब भेदा पवतिका, पवती यानी पवती वर्ड यानी अभी इस टाइम में। तो इस टाइम में क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो उसमें विट्ठी और विठी मुठा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एतावत्था अभी तक, ऐसा पहले से शुरुआत करते वक्त ही बोल रहे हैं एतावत्था यानी अभी, अभी तक। तो अभी तक कहाँ से कहाँ, कहाँ से अभी तक, ये शब्द का मतलब होता है। तो अगर हम पेज नंबर 25 पे जाएंगे, जो फर्स्ट गाथा हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, चतुदा परमत्था, उसमें क्या था? तथा वटु अभिधम्मता चतुदा परमथो चित्ता चित्तम चेतसिकम रूपम निब्बाना इति सब्बता। यानी सब कुछ यही है, चित्ता चेतसिका रूपा निब्बाना ये ही है। वो भी कहाँ से स्टार्टिंग में कैसे हो रही है? तथा यानी नाउ, हम अभी बता रहे हैं। और इस चैप्टर का स्टार्ट कैसे हो रहा है? एतावता यानी अभी तक, यानी उस नाव से लेके अभी तक हमने ये जर्नी कवर की है। किसकी? चित्ता चेतसिका की। विट्ठी और विट्ठी मुठा की भी करनी थी, हमने वो की नहीं है। लेकिन इस गाथा के अनुसार, ये बुक का फ्लो के हिसाब से उन्होंने वो चैप्टर्स पहले कवर किए। तो सब भेदा पवर्तिका, उसमें विट्ठी और विट्ठी मुठा ये 2 चैप्टर कवर होता है। और चित्ता चेतसिका हमने इतना देखा है। चित्ता चेतसिका और पाकीनाका देखा है। पाकीनाका क्यों देखा है? क्योंकि उसमें सब आता है। उसमें वेदना संज्ञा है, हेतु संज्ञा है, आरमना संज्ञा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरमना संज्ञा हर जगह लगेगा। वट्ठु है, द्वारा है। तो इसमें भी प्रोसेसेस है। वट्ठु द्वारा जो थे ना, द्वारा संज्ञा, उसमें प्रोसेस था पूरा। तो हमने उसमें विधि समझ लिया है थोड़ा सा, लेकिन इतना डिटेल में हमें पता नहीं। तो हमने विधि एक्चुअली टच कर लिया है। मतलब विधि नहीं आती है ऐसा नहीं बोलेंगे, विधि समझ गया है, समझा भी नहीं है, मतलब विधि को समझने का प्रयास है उसमें। तो सबदा भेदा पवती का मतलब हमने वहां पे टच किया है, लेकिन एज अ विट्ठी चैप्टर टच नहीं किया, क्योंकि विट्ठी में बहुत डिटेल में है। एक ही प्रोसेस की, जैसे चक्खू की विट्ठी है तो उसकी 15 टाइप्स की होगी, तो ऐसे ही दूसरों की ऐसे मिला के 75 टाइप्स की विट्ठियां ही होगी। मतलब सिर्फ पंचद्वारा की, मतलब डराने के लिए नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ, सिंपल है वो उसका सिर्फ थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन चेंज होता है। तो इस तरह से विट्ठी है। तो चित्ता चेतसिका धम्मा ये हमने कंप्लीट किया रूपा। अभी बोल रहे हैं रूपम धानी पवचिति। अब हम रूप के बारे में बताएंगे। तो रूपा कैसा है, मतलब जो मैटर है, जो हमें ठोस लगता है वो कैसा है, उसके बारे में बताने के पहले वो बता रहे हैं कि उसको किस तरह से समझाएंगे। तो किस तरह से धीरे धीरे उसको समझाया जाएगा। चित्ता हमने देखा है 89 या 121 है, चेतसिका 52 है। तो ये इनका टोटल नंबर्स है। वैसे रूप का 28 टोटल नंबर है। तो रूप को पूरा क्लासिफिकेशन जो है ना वो 28 में आ जाएगा। तो पूरा 28 है, लेकिन उसको कैसे, किस स्टेप बाय स्टेप से ले जाएंगे। तो सेकेंड 2 गाथा देखना। समुद्देशा विभागा च समुत्थाना कलापातो
पवती कम्मतो चति पंचदा तथा संगाहो। तो बोल रहे हैं हम 5 तरीके से या 5 स्टेप में बताएंगे कि रूप कैसा है। सबसे पहला है समुदेशा। समुदेशा यानी टोटल डिटेल लिस्ट, यानी एनुमरेशन जिसको बोलते हैं, पूरा टोटल कितना रूप है उसके बारे में बताया जाएगा, तो समुदेशा। विभागा, तो उसके बाद वो बताएंगे कि किस प्रिंसिप मतलब किसके आधार पे ये क्लासिफिकेशन है, मतलब वो विभाग यानी डिवीजन जो कर रहे हैं, तो उसका आधार क्या है, क्यों ऐसे अलग 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 रखा गया है, तो उसके बारे में वो ये मतलब क्लासिफिकेशन का विभाग यानी डिविजन्स बताएंगे। फिर समुत्थाना, तो समुत्थाना मतलब कि किसके वजह से वो उत्पन्न होता है, व्हाट आर द कॉजेस ओरिजिनेट होने के, यानी रूप उत्पन्न होने का कॉज क्या है, तो कॉज के बारे में बात हो जाएगी वहां पे। फिर उसका ये कलापातो यानी उसका ग्रुपिंग, कि ग्रुपिंग कैसा है, रूप कभी भी ना जैसे चित्ता एक है, जैसे कुशल चित्त है, तो कुशल चित्त, लेकिन हमने देखा है ना उसमें चेत से कैसे होता है, वो ग्रुपिंग में आता है। तो उसी तरह से रूप भी जो है ना वो कभी भी ना इंडिविजुअल नहीं है, रूप इंडिविजुअल है ही नहीं, मतलब हमेशा एक ग्रुप है, क्लासिफिकेशन है, तो ग्रुपिंग के बारे में बात होगी, तो कलापातो। और पवती का कमंतो, तो ये उसका कैसे वो ऑकर होता है, यानी कैसे वो आता है, जैसे पवती वर्ड पहले भी था, पवती का जो उसमें स्टार्टिंग में देखोगे आप, सब भेदा पवती का, यानी इस टाइम में कैसा है, तो वैसे ही रूप भी उस टाइम में कैसा उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस तरह से ये अलग अलग तरीके से, मतलब समुदेशा, विभागा, समुत्थाना, कलापद और पवती का, इस तरह से ये 5 स्टेप में रूप के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें पूरा कैसे रूप है, क्या है रूप, किसको हम रूप बोलते हैं, जिसको हम रूप समझते हैं क्या वो रूप है, फिर रूप का भी खुद का अलग 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 स्वभाव है, कैसा है क्या है, उसके बारे में पूरा इसमें डिटेल में आएगा। तो सबसे पहले रूप क्या है, तो रूप जो वर्ड है वो रूपति इस वर्ब से आया है, इस वर्ड से उसका मतलब बहुत पास का लिया गया है, मतलब एग्जैक्टली ये रूप के बारे में डिफाइन करने के लिए उन्होंने जो ये वर्ड है रूपति, वो उसके बहुत पास में है एज अ मीनिंग, इसलिए उन्होंने उस वर्ड को लिया है कि रूपा। तो रूप को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं मैटर। मैटर यानी क्या, कोई चीज जो ठोस हो या जो जिसमें कोई बॉडी हो, कोई स्ट्रक्चर हो। फिर अगर साइंटिफिक वर्ल्ड में देखेंगे तो वो कैसे बोलता है कि मैटर एंड एनर्जी, वो ऐसे ये 2 टर्म्स यूज करते हैं कि मैटर और एनर्जी, यानी कोई भी चीज है तो उसके अंदर एक एनर्जी है, तो लेकिन वहां पे वो ये ऐसे बोलते हैं कि मैटर और एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब उसको हम पैदा नहीं कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, मतलब एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते, ऐसा ये साइंटिफिक वर्ल्ड बोलता है। लेकिन अभिधम में ये बोलता है कि रूप भी एक कलाप है, मतलब जैसा हमने देखा था चित्त का, हमने कैसे बात की थी कि चित्त कैसे होता है, उत्पन्न होता है, रहता है और खत्म हो जाता है, नष्ट रहता है। तो उत्पन्न होना, रहना, तिथि और व्यय, ये भंग हो जाता है। तो इस तरह से उसका कैसा है, एक बर्थ मूवमेंट है, एक रहने का मूवमेंट है और एक डाइंग मूवमेंट है, जैसे हमारा होता है, हम पैदा होते रहते हैं और मर जाते हैं, उसी तरह चित्त का भी ये एक साइकिल है, उसको चित्त खाना बोलते हैं। तो वैसे ही रूप का भी खाना है, मतलब रूप भी ऐसा ही है कि वो उत्पन्न होगा, रहेगा और नष्ट हो जाएगा। रूप और चित्त में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि चित्त इज वेरी फास्ट, उसका जो प्रोसेस है ना, मतलब ये उत्पन्न होने का वो है, क्षमता है या उसकी स्पीड है, वो बहुत फास्ट है। जब तक 17 चित्त उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं उतने में एक रूप उत्पन्न होता है, तो इस मायने में ये स्लो है, लेकिन 1 सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ चित्तास उत्पन्न होते और व्यय होते, तो ट्रिलियन मतलब करोड़ों भी नहीं, अरबों खरबों, ऐसा मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये, उतने चित्त 1 सेकंड में उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं। तो उसके कंपेयर में उसको अगर 17 से डिवाइड करोगे तो भी आपका करोड़ों में ही, करोड़ों भी नहीं ट्रिलियंस में ही नंबर आएगा, बहुत वेरी नियर। तो वो भी बहुत फास्ट है, सिर्फ चित्त के कंपेयर में स्लो है, लेकिन अपने आप में वो बहुत फास्ट है। इसलिए हमें कोई भी चीज ऐसे लगती है ठोस है, जैसे अभी ये बॉडी है दिख रहा है, तो आपको लग रहा है वही व्यक्ति बैठा है, वही व्यक्ति बात कर रहा है, कि एक ही क्षण में कितनी बार उत्पन्न होकर नष्ट हो चुका है ये बॉडी, लेकिन हमें दिखता नहीं, नेकेड आइज से, हमारे नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि वो प्रोसेस इतनी फास्ट है कि वो चली गई, दिखाई नहीं, क्योंकि हमें उत्पन्न भी मालूम नहीं है, रहना भी मालूम नहीं है, जाना भी नहीं। हमें लगता है कि अरे मेरा शरीर कितने साल से ऐसे ही चल रहा है, ऐसा है ही नहीं, हर सेकंड में इतना चेंजेस हो रहा है। तो इस तरह से रूपति यानी वो चीज
जिसमें कोई आकार नहीं है। अब सबसे मतलब ये बहुत थोड़ा अलग लगता है कि हम रूप किसको बोलते हैं, जिसको एक फॉर्म हो, जिसका एक संरचना हो, उसका ऐसा ऐसा फला फला ऐसा ढांचा हो, ये है वो हो, इसको हम रूप बोलते हैं। लेकिन रूप का जब डेफिनेशन देखने जाते हैं तो कोई चीज जिसमें कोई आकार है ही नहीं, उसमें मतलब कोई एक संरचना एक ढांचा है नहीं, वो पूरी तरह से टूटी फूटी है या मतलब एकदम डिस्टॉर्टेड है, ऐसे एकदम बिखरी हुई है, उसको रूप बोलते हैं। लेकिन हमारा माइंड इस थॉट को प्रोसेस ही नहीं कर सकता है कि ऐसा कोई चीज रूप कैसे हो सकता है। तो वो क्यों इस तरह से बोला गया है कि ऐसी कोई चीज जिसका कोई रूप ही नहीं है वही रूप है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वो वो रूप इस तरह से क्यों नहीं है, तो क्योंकि उसके फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई चीज है तो उसको ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, मतलब टेम्परेचर की वजह से उसमें चीजों में बदल होती है। अब जैसे कोई आम है, तो आम अगर रखा है तो उसको पहले एकदम फ्रेश रहेगा, एकदम ऐसे उसमें पूरा रस रहेगा वगैरह। लेकिन जैसे गर्मी बढ़ेगी 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 या उसका बहुत काल हो जाएगा, तो रखे 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 कैसे उसका पूरा पल्प सूख जाएगा, एकदम फिर से वो एकदम ऐसे पापड़ जैसे हो जाएगा। तो वो वही चीज कैसे हुई चली गई, अगर रूप परफेक्ट है या रूप वो वैसा ही होना है, मतलब आकार में ही होना है, तो इसमें ये डिस्टॉर्शन या ये बदल होना नहीं चाहिए था। लेकिन वो बदलता है क्योंकि उसकी कंडीशन थी, पहले उसको सही से जैसे वो पका तो वो अच्छे से एकदम फला फूला, बाद में वो चला गया मतलब एकदम सूख गया, तो वो चीज में ही बदल हो गया। इसी तरह से रूप है, रूप खुद में कभी भी वैसा का वैसा रहता नहीं है, हमें लगता है कि वो वैसा है। तो भगवान बुद्ध भी बोलते हैं जैसे कि मतलब ऐसे भंतों को पूछते हैं कि भंते आप लोग बताओ कि रूप क्या है, तो फिर वो बोलते हैं वो ऐसे कि भगवान क्या, तो बोलते हैं रूपति, रूपति यानी जिसमें कोई फॉर्म ही नहीं है वही रूप है। तो बोलते हैं किस किस वजह से रूपति है, तो इसको गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, मौसम बदल रहा है, फिर भूख लगती है, प्यास लगता है, मच्छर काटता है, तो ऐसे अलग अलग चीजों से। तो अभी जैसे इसको इसी इन्हीं शब्दों को अगर हम ले, तो जैसे अभी गर्मी लग रही है, तो गर्मी लगती है तो कैसा होता है, स्किन एक्सपांड होगा, पसीना निकलेगा, तो यही इस चीज में बदल हुआ, चेंज हुआ। फिर ठंडी लगेगा तो कैसे सिकुड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अंदर से कि उसको एक्टिव रखना है, हीट रखना है बॉडी को, तो वो उसको सिकुड़ता है, तो उससे ताकि ठंड ना लगे, तो वही चीज का फॉर्म चेंज हुआ। फिर वैसे भूख लगती है, तो भूख लगती है तो कैसे होता है, हमें पेट में कैसे महसूस होता है कि वहां पे कुछ तो सिकुड़न है, कि वहां पे खालीपन है, तो वहां पे भूख है। फिर प्यास लगती है तो गले में कैसे ड्राइनेस लगती है। फिर मच्छर काटता है तो वहां पे कैसे इचिंग है, फिर उसमें वहां पे कोई थोड़ा सा रेड कलर का बॉयल आ गया या कुछ आ गया। तो हर चीज में बदल है, तो वो जो बदल हो रहा है तो उसे हम रूप कहना है, इसे नहीं कि जो हमें दिखता है या जो फॉर्म है। तो इस तरह से रूपति, तो ये थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा अलग लगता है कि जिसको फॉर्म ही नहीं है उसको रूप बोला गया है, बट एग्जैक्टली जिसको फॉर्म नहीं है उसे वही रूप है। क्योंकि हम जिसे रूप समझ रहे हैं वो रूप नहीं है, अभी हमने उस पर टच नहीं किया है, तो अभी टच करेंगे तो समझेगा कि क्यों फॉर्म नहीं को ही रूप बोला गया है। तो अगर हम 235 पे देखना, फर्स्ट ये गाथा रूपा रूपा समुदेशा, तो यहाँ पे भी वर्ड था ना, ये फर्स्ट गाथा में समुदेशा विभागा, थर्ड लाइन फर्स्ट इसकी गाथा की। तो समुदेशा यानी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने बोला था ना कि 5 स्टेप में बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले उन्होंने रूपा समुदेशा यानी एनुमरेशन या डिटेल लिस्ट क्या है रूप की, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं चत्तारी महाभूतानी चतुनन च महाभूतानम उपादाय रूपम ती दुविधम पे एतम रूपम एकादशा विधेना संगम गच्छति। तो चत्तारी महाभूतम, 4 महाभूत, चतुनन च महाभूता, और उनके ये जो है चतुनन च महाभूतम ऊपर है, और इस महाभूत पे आधार होके क्या, उपादाय रूपम यानी उस आधार, उस 4 रूप ये महाभूत पे आधारित होके दूसरे जो रूप उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं उपादाय, यानी उसका सहारा लेकर। तो उपादाय रूपम इस तरह से 2 भेद है, मतलब 2 टाइप में हम बोल सकते हैं, यानी एक क्लासिफिकेशन में 4 महाभूत, और इस 4 महाभूत पे बाकी के सारे जितने भी रूप है वो उत्पन्न होते हैं। तो एक मेजर कैटेगरी होगी महाभूत की और दूसरी उपादाय रूप की, तो इस तरह से 2। लेकिन उसमें क्या बोल रहे हैं, एतम रूपम, यानी इसमें लेकिन रूप की कैटेगरी अगर हम देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा, तो वो कैसा होगा, एकादशा विधेना यानी 11
क्लासिफिकेशन मिलेगा आपको, टोटल क्लासिफिकेशन 11 मिलेगा। इस तरह से हम संगम गच्छति, अब हम इस तरह से बताएंगे या इस तरह से है, ये कैटेगरीज है। तो अगर आप पेज नंबर इस पे देखो 236 पे एक चार्ट है, रूप का मटेरियल फिनोमेना एट अ ग्लांस। तो वहां पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा 11 कैटेगरी दी है। तो इस 11 कैटेगरी के बारे में बात हो रही है। तो ये 28 रूप है ना, जो देखो आप काउंट करो वहां पे, वो सारे एलिमेंट्स काउंट करोगे ना 28 आएगा। तो ये 28 एलिमेंट्स जो है ये टोटल रूप है। इसको अगर हम अभी लिस्ट के हिसाब से चलेंगे तो पहला ये महाभूत 4 है, वो एक, और उसके अलावा जितने भी है मतलब 24 बाकी जो बचे, तो वो 24 उपादाय रूप है, यानी इस महाभूत के आधार से ही ये उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से दो क्लासिफिकेशन होगा। और इसको अगर हम ठीक से देखेंगे, लिस्ट वाइज देखेंगे कि इस उपादाय रूप में क्या क्या है, तो महाभूत तो 4 अपने चले गए, फिर उसके बाद जो 24 है, 24 को अलग 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 कैटेगरीज में देखेंगे। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो आएगा। तो इस तरह से ये पूरा 11 में आएगा। तो अभी जो 4 ये है महाभूत है, तो उसमें कौन कौन सा है? पृथ्वी है, तेजो है, वायु है और आपो है। उसमें आकाशा नहीं है। जो हम अगर ध्यान देंगे तो हम इंडिया में जब भी बात करते हैं तो हम पंच महाभूत की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि 5 एलिमेंट्स है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चत्तारी 4 है। तो उसमें आकाश धातु के बारे में बात नहीं हो रही है। तो आकाश धातु के बारे में क्यों बात नहीं हो रही है वो देखेंगे। आकाश धातु अगर आप लिस्ट में देखोगे तो वहां पे है, लेकिन महाभूत में नहीं लिया, मतलब मेन कैटेगरी में नहीं लिया इसको, तो अलग से दिया है। तो महाभूत में तो 4 है, तो 4 में पृथ्वी, जल, वायु और ये अग्नि, ये 4 तत्वों को लिया है, आकाश को छोड़ दिया है वहां पे। तो इस तरह से ये चारों एलिमेंट्स कैसे है, ये कंपलसरी एलिमेंट्स है, मतलब कोई भी अगर रूप है तो उसमें ये चारों के चारों होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट होगा बाकी 3 उसमें गायब रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। ये चारों साथ में होंगे। और ये चारों के ना विषय भी है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये जैसे लिस्ट चल रही है ना वैसे ही चलेंगे। तो ये 4 मतलब ये ऐसे है इनसेपरेबल, मतलब ऐसा इनका जोड़ है कि उसको हम निकाल नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते कि ये इसमें ये ऐसा ये ऐसा, ये चारों को होना ही होगा, तभी जाके वो रूप का एक कलाप बनता है। एक कलाप में 8 होता है। तो इसका मैंने बोला 4, जो 4 महाभूत है और इसके विषय वो 4 मिला के 4 4 8, ये एक कलाप बनता है। तो यानी एक एलिमेंट बनता है रूप का। और ये अकेला नहीं होता है, जब भी कोई चीज होगा ना वहां पे इनका ग्रुप होगा, मतलब बहुत सारे कलाप होंगे, तभी जाके वो रूप बनता है। तो इस तरह से ये चारों महाभूत का ये अलग अलग रहेगा। फिर उसमें उपादाय रूप, उपादाय रूप यानी वो रूप जो इसके सहारे उत्पन्न होता है, तो उसे हम कहेंगे उपादाय रूप। इस तरह से टोटल आपका ये 4 + 24 उपादाय रूप 28 जो है ये टोटल रूपा है, यानी ये टोटल रूप की कैटेगरी है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी गाथा के हिसाब से जाते हैं तो उसमें समझना इजी होगा। तो ये देखो 237 पे देखना, कथम मतलब बोल रहे बता रहे डिटेल में। अभी सुनो, हाउ मतलब कथम मतलब हाउ, कैसा कैसे ये 11 कैटेगरीज है और क्या है ये 11 कैटेगरीज। तो पहले मैं पूरा रीड करती हूँ, यहाँ पे 7 ही बताया कि उसका बाद में अलग से है। तो 7 को रीड करती हूँ फिर समझाती हूँ कि कैसे है। तो कथम पहला वाला फर्स्ट कैटेगरी, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, भूता रूपम नामा, ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी वो बोला ना 11 है, तो अभी यहाँ 7 बताए पहले। चक्षु शोतम घाना जीवा कायो पसादा रूपम नामा, सेकंड कैटेगरी। थर्ड रूपम सद्दो गंधो रसो आपो धातु वजितम, भूताया संकतम पोठब्बम गोचर रूपम नाम। फिफ्थ फोर्थ कैटेगरी इततम पुरिसतम भावा रूपम नाम। फिफ्थ कैटेगरी हडया वट्टू हडया रूपम नाम, जीवत इंद्रियम जीवता रूपम नाम, कबलीकारो आहारो आहारा रूपम नामा। ये 7 है। तो इस तरह से ये 7 है, मतलब ये 7 कैटेगरी हो गया। हमने स्टार्टिंग गाथा में क्या देखा था कि एका कितना था, एका दसा विधेना, तो 11 है, उसमें से 7 ये है। तो वो कैटेगरीज में क्या क्या है, पहला वाला कैटेगरी किसका है, महाभूत का कैटेगरी है। तो उसमें पृथ्वी आपो तेजो वायु ये 4 एलिमेंट्स मिलके धातु रूपम, तो भूता रूपम, भूता रूपम मतलब महाभूत यानी एलिमेंट्स, उसका एक कैटेगरी है।
फिर इसमें जस्ट इसका ये पहले नीचे वाली गाथा लेते हैं, फिर उसके बाद ये एक एक का एक्सप्लेनेशन लेते हैं, क्योंकि वो गाथा में आपको बहुत कुछ समझ जाएगा। अभी जस्ट उसके नीचे देखना, जहाँ पे वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है उसके नीचे देखना, इति च अथारसविदं पे एतम सभवा रूपम तलखा रूपम निप्पाना रूपम 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 सम्मासना रूपम ती च संगम गच्छति। अभी अगर आप देखोगे 7 का, अगर वो चार्ट पे देखोगे तो वहां पे देखो 18 लिखा है, ये है न्यूट्रीमेंट, वहां पे लिखा है, देखो 18 नंबर लिखा है। तो ये जो 7 कैटेगरी है, इस 7 कैटेगरी में ना 18 रूप कवर करते हैं। तो ये 18 मतलब इतिच 18, यानी ये 18 क्या है, कैसे है, इसका अलग से 18 के बारे में पहले क्यों बात किया, वहीं पे क्यों रोक दिया। तो उसके बारे में देखो बोला है स्वभावा रूपम, यानी जो 18 के 18 जो रूप है ना, इनका खुद का एक स्वभाव है, नेचर है। अभी जैसे आप देखोगे फर्स्ट वाला है पृथ्वी धातु, तो पृथ्वी धातु का एक खुद का एक स्वभाव है। उसी तरह से आपो धातु, उसका खुद का एक स्वभाव है। फिर तेजो धातु, उसका खुद का एक स्वभाव है। फिर वायु, उसका भी खुद का एक स्वभाव है। ऐसे हर एक का खुद का स्वभाव है। उसी तरह से चक्षु प्रसादा का खुद का एक स्वभाव है, श्रोत का खुद का स्वभाव है, घाना पसादा का खुद का स्वभाव है, जीवा पसादा का खुद का स्वभाव है, काया पसादा का खुद का स्वभाव है। अभी मैं उस पर क्यों नहीं जा रही हूँ स्वभाव बताने के लिए, क्योंकि वो डिटेल में जब एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें वो कवर करूंगी, मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ। फिर इसके बाद जो रूप है उसका भी खुद का एक स्वभाव है। फिर जो साउंड है, जो शब्द है, उसका भी खुद का एक स्वभाव है। जो घाना है, जो स्मेल होती है, उसका खुद का एक स्वभाव होता है। फिर जो रस है, टेस्ट है, उसका भी एक खुद का स्वभाव है। फिर जो पोठब्बा है, उसका भी खुद का एक स्वभाव है। उसी तरह से इति भावा पुरुषा भावा, जो फीमेल बॉडी या मेल बॉडी, खुद का एक स्वभाव रखते हैं। उसी तरह से हृदय वटु, जो हार्ट बेस है, उसका भी खुद का एक स्वभाव है। उसी तरह जीवित इंद्रिया, उसका भी खुद का एक स्वभाव है। और आहारा, इसका भी खुद का एक स्वभाव है। तो इन 18 के 18 में खुद का कुछ एक स्वभाव है, इसलिए इनको अलग से बताया है। इसके बावजूद अलावा जो दूसरे आप 10 देखोगे ना, उनमें ना खुद के लक्षण नहीं है, उनके खुद के स्वभाव नहीं है, कोई उनके नेचर नहीं है, इसलिए उनके बारे में बताया ही नहीं है। इनमें है, इसलिए इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये 18 जो है ना, इनमें खुद का एक स्वभाव है। तो वो क्या स्वभाव है हम देखेंगे, वो गाथा रीड करते करते आ जाएगा उसमें। फिर इनका खुद का लक्षण है, मतलब हर एक का ना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब हर एक एलिमेंट का, जैसे पृथ्वी का एलिमेंट का खुद का एक वो है, लक्षण है कि इस ये लक्षण है तो हम बोलेंगे हाँ ये पृथ्वी धातु है। ये लक्षण है तो हम बोलेंगे हाँ ये पानी अपो धातु है। ये लक्षण है तो तेजो, ये वाला फायर एलिमेंट है। तो इस तरह से हर एक का खुद का एक लक्षण भी है। जितने भी है ये 18 उनमें ही है ये, बाकी 10 में नहीं है। फिर उसी तरह निप्पाना रूपम। अभी निप्पाना रूपम क्या है, निप्पाना ये वर्ड में क्या है कि वो चीज जो इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसको बोलते हैं कॉन्क्रीटली डिराइव मैटर। तो मतलब बोलना कि क्या मतलब क्या है कि उत्पन्न होना या उत्पादन होना या मैन्युफैक्चर होना। तो किसी रीजन की वजह से कुछ मैन्युफैक्चर होता है या कुछ प्रोड्यूस होता है, तो उसको आप बोल सकते हैं निप्पाना। तो किसके वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, तो जैसे अभी हमने अभी तक कम्मा को थोड़ा समझा है हमने, इसमें रूप है जो है ना, रूप के उत्पन्न होने के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं। तो हमने कम्मा एटलीस्ट समझा है थोड़ा थोड़ा, तो कम्मा पे ही बोलूंगी, बाकी 3 हम जब उस पे आएंगे उस टॉपिक पे तो वहां पे बात करेंगे। तो मान लो जैसे कम्मा बोल रही हूँ, तो कर्म जो हम करते हैं उसके वजह से फैक्टर्स क्रिएट होते हैं। तो जैसे अभी हमने इतना तो समझा है हेतु चित्त जब हम बात कर रहे थे, तो कि वो विपाक चित्त है। तो चक्षु का है या शोध का है या घाना का है या जीवा का है या काया का है। तो चक्षु विज्ञान, शोध विज्ञान, गाना विज्ञान, जीवा विज्ञान, ऐसे शब्द थे वहां पे। फिर वो भी कैसे थे कि वो छोड़ दो, उसका ये वेदना छोड़ दो, वो विज्ञान जो थे। तो विपाक करके, तो कुछ पीछे घटना घटी, यानी हमारे पास लाइफ में हमने कुछ किया, उस वजह से हमारा अभी क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हमें न्यू लाइफ मिला। तो न्यू लाइफ मिला तो न्यू कंडीशंस है। तो न्यू कंडीशंस में कैसा होगा, जैसे बहुत कुछ अच्छा किया होगा तो कुशल विपाक करके कुछ अच्छा आंखों के सामने रूप आएगा। कुछ अच्छा कुशल विपाक है तो कुछ अच्छा सुनाई देगा। तो इस तरह से ये विपाक करके आ रहे हैं ना, अलग 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 अलग। तो किसी रीजन से वो ये प्रोड्यूस हुए, तो हमारे कम्मा की वजह से प्रोड्यूस हुए। उसी तरह से अगर आप ये देखो कैटेगरी में, जैसे ये है
चक्कू पसादा, शोध पसादा, गाना पसादा, ये जो पसादा है मतलब वो तो सेंसिटिविटी हो गया, लेकिन हमें अच्छा कुछ दिखे यानी विजिबल कोई ऑब्जेक्ट अच्छा दिखे तो पहले किए हुए कम्मर से तो यानी पहले जो कुछ हो गया उसके वजह से उत्पन्न हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है इस वक्त, तो ये रूप में भी जो उत्पन्न होगा यानी इस पसादा पे कुछ ऑब्जेक्ट आके दिखेगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी रूप है, ये भी रूप है, पसादा भी रूप है। तो दोनों की कंडीशंस कहाँ से आ रही है, हमारे कर्म से आ रही है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो उस वजह से ये निपाना रूपा यानी ऑलरेडी जो हो गया उसका से आपका मैन्युफैक्चर होके आपको मिल रहा है। तो दिस रूपा ये जो अभी है हमारा बॉडी जैसा भी है, अच्छा है, परफेक्ट है, जो जैसा भी है उसके विषय जो आते हैं जो भी है, तो सब 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 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब मैन्युफैक्चर हो चुका है, अभी ये सब सब मिलने वाला है। तो इस तरह से ये निपाना रूपा, तो ये इसका मीनिंग है। फिर रूपा रूपम, तो रूपा रूपम क्यों बोल रहे हैं, यानी मैटर जो है यानी जो रूप है वो सिर्फ स्पेसिफिकली रूप है, यानी उसमें कुछ और नहीं है। यानी बोलने का मतलब कैसा है कि जैसे ये भी रूपा रूपम, क्योंकि खुद का उनका क्या है ये एक कैरेक्टर है ना, कैरेक्टरिस्टिक है उसमें, मतलब उसमें खुद का एक लक्षण है। तो रूप का लक्षण क्या है, तो जैसे अभी बात की थी कि रूप का लक्षण क्या है कि वो डिस्टॉर्टेड है, मतलब उसमें कोई फॉर्म नहीं है। तो इसमें सिर्फ रूप है, यानी सिर्फ रूप, यानी हम कला की बात करें तो उसे ही रूपा कहते हैं, इसलिए रूपा रूपम ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। फिर सम्मासना रूपम, अभी सम्मासना रूपम में मतलब क्या, कोई भी चीज जिसमें हम अनित्य बोध, जिसमें हम ये जो तीन फैक्टर्स है ना, दुख, अनित्य और अनात्म, ये तीन फैक्टर्स जो जिसके ऊपर हम बेस कर सकते हैं उसको बोलते हैं सना सना रूपम। तो अभी ये जितने भी 18 है ना, ये 18 अलग से क्यों आए थे, इसीलिए आए क्योंकि ये 18 के 18 आप अगर स्टार्टिंग से देखोगे और लास्ट तक देखोगे, आप रीड करते जाओगे तो पृथ्वी धातु, ये वाटर एलिमेंट, अपो धातु, फायर एलिमेंट और वायु एलिमेंट, फिर पसादा, चक्कू पसादा, शोध पसादा, घाना पसादा, जीवा पसादा, काया पसादा, फिर उसके उसके ऑब्जेक्ट्स जो आरमना है, रूपा आरमना, सद्दा आरमना, गंधा आरमना, रसा आरमना और कोठब्बा, उसके बाद इति भावा, पुरीसा भावा, हडार गट्टू, जीवित इंद्रिय और आहारा। ये जो 18 के 18 है, अगर आप उसको बहुत ध्यान से समझोगे तो इस ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसपे आप मेडिटेशन कर सकते हो। जैसे अभी पृथ्वी धातु है, तो अगर हम बॉडी में जड़त्व महसूस कर रहे हैं तो वो हमारा पृथ्वी एलिमेंट उस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिर अगर हम इसमें लिक्विडिटी, फ्लूइडिटी, ऐसे बहुत पसीना बह रहा है बॉडी में बैठे मेडिटेशन में, तो उसके ऊपर लिक्विड जो है ये हमारा वाटर एलिमेंट पे हम मेडिटेशन कर सकते हैं। उसी तरह से सेंसिटिविटी पसादा, यानी किस हम मेडिटेशन में बैठे हैं और कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट उत्पन्न हो रहा है, जैसे अभी हम बैठे हैं और कोई ऑब्जेक्ट इम्पीज हुआ, यानी जैसे हम मेडिटेशन हॉल में बैठे, बाहर से कोई आवाज आई तो कान पे टकराई, तो इस पसादा पे टकराई, या कोई कीड़ा काट रहा है तो वो काया पे काट रहा है इस वक्त, तो इस यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा ये मेडिटेशन ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसी तरह से आप वो फॉर्म्स देखोगे जो ये है, रूप, सदा, गंधा, रसा, तो अगर हम उसको जैसे कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो उसको अगर सिर्फ देखने में देखना, जैसे वो बात बोलते हैं ना, वो हम अभी तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम उसका सब कुछ क्लासिफिकेशन ही देखने लगते हैं कि कैसा सुंदर है, कैसा कलर है, ये है वगैरह, तो हम उस लेवल पे नहीं है अभी। लेकिन अगर उसमें सिर्फ देखने में देखना आप कर पाओ तो दैट इज योर ऑब्जेक्ट, मेडिटेशन ऑब्जेक्ट। उसी तरह से बॉडी, जो ये कि फीमेल बॉडी, मेल बॉडी, तो अगर ध्यान दोगे तो कोई ना फीमेल बॉडी है ना मेल बॉडी, इट्स जस्ट रूपा। तो ये भी कंटेम्पलेशन यानी आपका मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से हृदय वट्टु, जब आप गहरी, जब आपका गहरा अवस्था लगता है तो आप हृदय वट्टु से आपको बहुत कुछ समझ में आता है, तो दैट इज ऑल्सो योर ऑब्जेक्ट। फिर जीवित इंद्रिया, लाइफ फैकल्टी, यानी जीवित हो इसलिए मेडिटेशन कर सकते हैं ना। उसी तरह से फूड, फूड का भी एक अलग से मेडिटेशन का पूरा ये प्रोसेस है, मतलब लेडी सैडो भंते ने आहारा दीपनी लिखी है, उसमें मतलब फूड को लेके बहुत अटैचमेंट है लोगों में। तो कैसा होता है कि अच्छे से अच्छा खाना, मतलब टेस्ट के लिए बहुत क्रेव करते हैं, तो ये लोभ है। और वैसे ही होता है ना कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे पसंद, ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, जैसे पिकी ईटर बोलते हैं, जैसे मैं थी पहले अभी कम हूँ। तो कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो उसको बोलते हैं दोष, मतलब ठीक है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसको भी मतलब अच्छा नहीं है, बिकॉज वो नहीं भी एक अटैचमेंट है कि मुझे एग्जैक्टली ये चीजें नहीं चाहिए। तो इस तरह से आहार भी एक आपका मेडिटेशन ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसमें तो मतलब मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगी क्योंकि ये चीज मुझे लगता है ना टूटनी चाहिए माइंड से, आहार की खास करके, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है। तो उसमें शायद ऐसा है आहार आदि में कि आप कोई चीज खाओ और उसको मतलब बाहर स्पिट कर दो,
तो वो देखोगे तो कितनी गंदी लगेगी ना, पूरा अशुभ भावना। तो उस पे अशुभ भावना डेवलप करके फिर आप मेडिटेशन का मतलब अपना आहार के प्रति तोड़ सकते। तो इस तरह से वो आहार दिखने में। तो इस तरह से ये जो 18 है ना, 18 के 18 इनका खुद का एक स्वभाव है, खुद के इनके लक्षण है। फिर ये निपाना रूपा है, यानी किसी रीजन से उत्पन्न हुए, उनका ऑलरेडी हो गया एंड नाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, अभी है, ये रूप है। और उसी तरह से इसमें हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो वो सम्मा सना रूपम, तो यानी इसमें दुख है। अभी जैसे आप ये सारे एलिमेंट देखेंगे तो जैसे ये है विजिबल फॉर्म है, तो कोई विजिबल फॉर्म को हम देख रहे हैं तो वो रूप अच्छा लग रहा है, तो उसमें क्या है, अटैचमेंट हो रही है। तो अटैचमेंट है और वो हमेशा हम देख नहीं सकते उस ऑब्जेक्ट को, बदलेगा। तो जब वो बदलेगा तो वहां पे दुख है, फिर वो बदला, दैट इज अनित्य। फिर जो बदल रहा है या जो मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, दिस इज, मैं जिसको देख रहा हूँ वो भी अनित्य अनात्मा है, मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं है, वो रूप वैसा नहीं है, तो उसमें कुछ है नहीं। वैसे मैं जो सोच रही हूँ कि मैं देख रही हूँ, तो मैं भी नहीं देख रही हूँ। तो इसमें ये तीनों है, तो दुख है, अनित्य, अनात्मा, बोध है। तो इसलिए ये मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या वर्ड है, सम्मा सना रूपम। तो इस तरह से ये जो 18 की कैटेगरी है ना, ये पूरी इस तरह से है। इसलिए इसको निप्पाना, ये जो पूरी 18 की कैटेगरी है ना, इसको निप्पाना रूपा बोलते हैं। और जो बाकी जो दूसरी है उसको अनिप्पाना रूपा बोलते हैं। तो पूरा टोटल हेडिंग को लोगे ना, ये 18 वाली, जिसमें महाभूत है, पसादा है, फिर उनके आरमना है, फिर इति भावा मतलब ये सेक्सुअल फिनोमिनास, फिर हृदय वट्टु, जीवित इंद्रिय और आहारा। तो इस तरह से ये पूरे 18, ये 18 के 18 खुद का स्वभाव रखने वाले, खुद के लक्षण है इनमें, खुद ये निपाना रूपा, ये पूरी कैटेगरी को ही निपाना रूपा बोलते हैं। और इसका क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हो सकते हैं, शेकवा मतलब की परत जरा नाही तिला जर शेकवलं ना ताजी परत ठेवते. शोभा जी, आपका माइक आप अनम्यूट करें। तो ये इस तरह से ये क्या है, हमारी कैटेगरी है। अभी हम एक एक पे जाएंगे। फर्स्ट वाला, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायो धातु, भूता रूपम नामा। तो अभी इसमें देखो शब्द में ये बोला है, क्या बोलते हैं, धातु 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 धातु, मतलब पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। तो धातु उसके लिए इस्तेमाल होता है जिस चीज में ना खुद का एक स्वभाव होता है, उसको धातु बोलते हैं। तो इसलिए पृथ्वी का खुद का एक स्वभाव है, इसलिए पृथ्वी धातु वर्ड यूज किया है। फिर वैसे ही जो तेजो है यानी फायर एलिमेंट है, उसका भी खुद का एक स्वभाव है, इसलिए उसमें धातु आया। तो इसलिए चारों जो एलिमेंट्स है ना, मतलब जो पृथ्वी है, वाटर है, फायर है और ये एयर है, सबको साथ में धातु वर्ड आया है। अभी सबसे पहले हम पृथ्वी धातु के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी धातु किसको बोलेंगे? पृथ्वी धातु उस एलिमेंट को बोलेंगे जिस जो किसी का आधार या एक फाउंडेशन या एक बेस होता है। तो पृथ्वी जो है वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका ये कैसा है कि वो एक सपोर्ट है। तो अभी सपोर्ट किसके लिए है? तो ये सपोर्ट है दूसरे फैक्टर्स के लिए। तो अभी उसमें दूसरे फैक्टर यानी दूसरे रूप के लिए या दूसरे एलिमेंट्स के लिए। तो पृथ्वी इस तरह से एक सपोर्ट है। अभी जैसे हम देखते हैं कि ये अर्थ है, तो अर्थ पे सपोर्ट से क्या होता है, अर्थ के सपोर्ट पे माउंटेन्स है, ट्रीज है। तो इस अर्थ के सपोर्ट पे ये झाड़ है, ये माउंटेन्स है, ये नदी है, ये जो भी एलिमेंट्स है, तो ये दूसरे भी रूप है ना। तो ये दूसरे रूप इस पृथ्वी के आधार पे रुके हुए। इस तरह से ये अर्थ एलिमेंट कैसा है, एक आधार है। तो अभी ये कैसा वर्क करता है कि दूसरे एलिमेंट्स जो है उनके लिए सपोर्ट सिस्टम जैसे काम करता है, इसलिए भी ये सपोर्ट है। तो जैसे अभी एक कलाप है, तो वो अकेला नहीं होता है ना कभी भी, उसमें वायु भी है, तेजो भी है और जल भी है। तो ये चारों तीनों एलिमेंट के लिए जो सपोर्ट आएगा, जो सपोर्ट उनको परफॉर्म करने के लिए चाहिए, वो सपोर्ट आएगा अर्थ एलिमेंट से यानी पृथ्वी धातु से। तो इस तरह से ये दूसरे धातुओं के लिए या दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी सपोर्ट है। तो सपोर्ट फॉर द अदर रूपा एंड सपोर्ट फॉर द अदर, ये जो दूसरे हमारे महाभूत के जो 3 एलिमेंट्स है उनके लिए भी। तो इस तरह से पृथ्वी धातु है। अभी पृथ्वी धातु को अगर उसका रूट वर्ड समझेंगे कि पृथ्वी किसको बोलते हैं,
तो पृथ्वी उसको बोलते हैं जो जैसे फैलती है या विस्तृत होती है या स्प्रेड होती है, उसको बोलते हैं पृथ्वी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे आंख मतलब घुमा के देखोगे आंखों को, तो हर जगह पृथ्वी है ना, पूरी फैली हुई है ना। तो इस तरह से ये कैसी है, फैली हुई है। तो दैट इज हाउ इट इज, मतलब वो सिर्फ उसका समझने के लिए, हाँ ये समझने के लिए एग्जैक्टली वैसा ही है, हम वैसे नहीं बोल सकते क्योंकि हम अभी कला में जाएंगे। तो ये इस तरह से है, मतलब इट्स उसका स्वभाव वो कैसे दिखती है, कैसे स्प्रेड है, मतलब पूरा एक बेस क्रिएट करती है, बेस जैसा है। फिर अभी ये कैसा है इसका द उसका ये क्या बोलते हैं, जैसे फैलना फैलना या स्प्रेड होना, ये उसका प्रिंसिपल है या ये उसका इस तरह से वो काम करता है। तो ये अर्थ एलिमेंट का है। तो इसका लक्षण क्या है, अभी जैसे हमने बोला था ना कि इसका हर इसका खुद का स्वभाव होगा, तो इसका स्वभाव कैसा है, इसका स्वभाव है फैलना। तो इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है ठोसपना या सॉफ्टनेस। तो दोनों, या कोई चीज अगर आप टच करते हो और उसमें आपको हार्डनेस महसूस होती है, यानी महसूस होती है, तो वो वहां पे पृथ्वी धातु है। और वही अगर टच करते हो वो सॉफ्ट लगती है, तो सॉफ्टनेस भी एक एलिमेंट है, मतलब आपको महसूस हुई ना, समझ में आया ये सॉफ्ट है, तो वो भी पृथ्वी धातु का ही ये रहेगा, प्रगटीकरण रहेगा। तो इस तरह से इसका ये क्या बोलते हैं, स्वभाव कैसा है कि वो फैलने वाली है, और उसका लक्षण क्या है कि वो उसमें हार्डनेस या सॉफ्टनेस है। फिर ये इसका ये क्या बोलते हैं इसका फंक्शनिंग कैसे होता है। तो ये फंक्शन ऐसे करती है कि ये किसी के लिए भी फाउंडेशन या बेस, जैसे बोलते हैं ना आधार, ये आधार है। तो ये इसका फंक्शन ऐसा है, ये दूसरों के लिए आधार जैसे काम करता है, तो ये दूसरों को आधार देता है, ये इसका स्वभाव है, इसका फंक्शनिंग है। फिर इसका मैनिफेस्टेशन कैसा होता है कि रिसीविंग, संपत्ति छनना, यानी क्या रिसीव करना, तो दूसरे एलिमेंट्स को अपने ऊपर रिसीव करना, ये इसका मैनिफेस्टेशन, ये प्रगटीकरण है। तो जैसे अभी झाड़ है या माउंटेन्स है, तो उनको रिसीव किया अपने ऊपर, तो इस तरह से रिसीव करना या उसको संपत्ति छनना, ये शब्द आता है मोस्टली यहाँ पे। तो उसको रिसीव करना अपने ऊपर, तो इस तरह से वो मैनिफेस्ट, यानी आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, आधार है। तो आपको वो समझा, जैसे भी झाड़ को ही हम लगाते हैं, तो मिट्टी में कैसे हम उसको अंदर खोद के डालते हैं और उसको ये करते हैं, स्टिफ करते हैं, तो रुके, तो ये आधार जो है, ये आधार ही पृथ्वी धातु है। तो इस तरह से उसने रिसीव किया, मतलब किसको रिसीव किया, इस एलिमेंट, ये झाड़ जो है ये भी रूप है, तो उस रूप को इस तरह से रिसीव किया और वहां पे मैनिफेस्ट, यानी इस तरह से हम समझा कि यहाँ पे पृथ्वी धातु बहुत प्रबल है, उसके बेस पे, उसके जोड़ पे यहाँ पे ये झाड़ है। तो इस तरह से, और इसका अप्रोक्सीमेट कॉज, यानी ये पृथ्वी धातु उत्पन्न क्यों होती है, कैसे होता है। तो अगर वहां पे तीन महाभूत अवेलेबल है तो पृथ्वी धातु होगी होगी, क्योंकि ये चारों एक साथ हमेशा रहते हैं। तो तीन है तो ये चौथा यहाँ पे है ही है, इस वजह से ये उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये पृथ्वी धातु। फिर इसके बाद है आपो धातु, तो वाटर एलिमेंट। अभी वाटर एलिमेंट का कैसा है कि अगर हमें नॉर्मल जो समझ में आता है कि वो कैसे होता है ना, कि वैसे ऐसे लिक्विड है ना, पानी कैसा है, लिक्विड है। तो वो इस तरह से है, लेकिन इसको इसका क्या बोलते हैं, इसका एक्चुअल जो स्वभाव है वाटर एलिमेंट का, वो है कि किसी भी चीज को बांधना। अभी किसी चीज को बांधना ये कैसे समझ में आता है, अभी अगर आप देखोगे, अगर एक्सपेरिमेंट ऐसे करते थे ना हम पहले, पानी में पेट्रोल या ऑयल ऐसे डालो आप, तो जब आप डालते हो तो बिखरता नहीं है, वो वहीं का वहीं रहता है, तो उसका आकार उस ड्रॉप का वही क्यों है, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए। फिर आप कोई बोलेगा कि मैं कलर डाल दूंगा तो वो बह जाएगा, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि किस तरह से इसका एलिमेंट काम करता है। तो वो ऑयल देखो स्प्रेड नहीं होता है, वो वहीं पे होता है। तो इस तरह से उसने क्या किया है, उस ऑयल के कण को बिखरने नहीं दिया है और उसको वहीं पर रोके रखा है। इस तरह से ये जो बाकी भी एलिमेंट्स है उनको बांधे रखने का जो काम है ना, वो वाटर एलिमेंट करता है। इस वजह से हमें कोई भी चीज ना ऐसे एक परफेक्ट चीज लगती है कि ये है। अभी जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल है ये कि अगर कोई मूर्ति है, कोई बड़ी सी मूर्ति है, और अगर मान लो उसमें सिर्फ ना ये है जो रेत है ना, सिर्फ वो है, हमें कैसा लगता है कि मूर्ति कैसी है कि वो अर्थ एलिमेंट से बनी है, मतलब कोई मट्टी वट्टी ली और उससे हमने बना दी। तो अगर हमने मान लो मट्टी ही से ही मूर्ति है और इसी को ही मूर्ति समझते हैं और यही ठोसपना है, क्योंकि अर्थ कैसा है, हार्डनेस भी है ना और सॉफ्टनेस भी है, तो ये एलिमेंट्स तो है इसमें। तो अगर मूर्ति हमने ऐसे बना दी जस्ट अर्थ के हाथ, और उसमें कोई और एलिमेंट नहीं है,
एग्जाम्पल है। तो अगर उसमें और एलिमेंट मतलब वाटर एलिमेंट नहीं, स्पेसिफिकली वाटर एलिमेंट नहीं, तो वो सिर्फ मूर्ति है और उसमें वाटर नहीं, तो वाटर नहीं है तो उसमें कोई आकार नहीं होगा। मतलब अब मान लो कोई मट्टी है, रेत है या क्ले है, तो उसको आपने फॉर्म दिया, ठीक है, उसको फॉर्म कैसे दे पाओगे? तो वो आप मान लो जस्ट फॉर्म दे भी दिया और उसमें पानी डाला ही नहीं है, तो क्या होगा? जैसे ही हवा आएगी तो वो पूरा एक एक कण उड़ के यहाँ वहां भाग जाएगा, तो वो बांध ही नहीं पाया ना उसको। तो बांधने के लिए हमें पानी लगा। तो भी मान लो अगर सिर्फ पानी ही है, मतलब पानी से हमने मूर्ति बनाई, ये मट्टी में डाला पानी और उसको मूर्ति बनाई और वहां पे रख दिया, अभी उसमें क्या है, एक बहुत सॉफ्टनेस रहेगी, क्योंकि पानी जाने के बाद कैसे वो ऐसे गिली रहेगा ना, तो वो ठहर पाएगा क्या? मूर्ति का जो आकार है वो ठहर ही नहीं पाएगा। तो उसको क्या होगा? उसको ड्राई होना पड़ेगा। ड्राई करने के लिए क्या करेगा? उसको कुक कुक ये वो होता है ना, बड़ा सा क्लीन होता है जिसमें डालते हैं, और उसको भट्टी, तो उसमें पकाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे तेजो यानी फायर एलिमेंट भी लगेगा। तो इस तरह से हर एक का अपना रोल है। अभी मान लो फायर एलिमेंट भी डाल दिया और हमने इसको पका लिया, लेकिन वहां पे एयर एलिमेंट नहीं है, मतलब सपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि एयर क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है और कोई भी चीज को वहां पे बांधे रखता है, मतलब उसको ऐसे स्ट्रक्चर देता है। जैसे भी यहाँ पे कुछ खड़ा किया, हम बोलते हैं ना हवा जोर से आ रही है तो वो गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, वहां गिर रहा है, तो वो मूर्ति को खड़े रखने के लिए वहां पे एयर एलिमेंट भी लगेगा। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल है, तो इससे हमें ये समझता है कि हर एक एलिमेंट की अपनी जरूरत है एक जगह पे, उसमें होना ही होना है। तो सिर्फ अगर आटा है या कुछ है तो वो बिखरा हुआ है, उसको अगर हमें एक साथ लाना है ना, बांधना है, गूंदना है आटा, तो पानी डाला तो वैसे ही गूंद जाता है, यानी एक साथ आता है। तो ये लक्षण है, या ये इसका क्या बोलते हैं, इस तरह से वाटर एलिमेंट काम करता है। तो बात को समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल बताया। तो इस तरह से वाटर एलिमेंट होता है कि हर महाभूत को एक साथ बांधे रखता है, दैट इज इट्स वर्क। तो कोहिशन यानी पकड़ के रखना, एक साथ लाना, वो वाटर एलिमेंट का काम होता है। फिर इसका ये क्या होता है, इसका लक्षण कैसा है कि वो जैसे बूंद बूंद कैसे गिरती है और ऐसे रिसती है, तो ये इसका लक्षण है कि ये इस तरह से महसूस होता है। फिर ये इसका फंक्शन क्या है कि कोई भी प्रोसेस को ना इंटेंसिफाई करना या उसको बहुत ऐसे ये करना। जैसे अभी झाड़ है, तो कोई भी झाड़ बढ़ता है या ग्रो होता है या वो जो होता है प्रोसेस होता है, तो उसको उस प्रोसेस को उसने बढ़ाया या इंटेंसिफाई किया या उसको स्पीड अप किया, ये इसका फंक्शन या स्वभाव है। मतलब वाटर एलिमेंट का ये स्वभाव है, इस तरह से ये काम करता है। फिर ये मैनिफेस्ट कैसे होता है कि हर चीज को एक साथ बांधे रखता है। तो जैसे अभी बॉडी है, तो ये बॉडी पूरी एक साथ इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट ने सबको बांध के रखा है। फिर वहां पे एयर भी है, लेकिन इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर है। तो ये मेन काम है अपो धातु का। फिर इसी तरह से ये हमारा फायर एलिमेंट के आगे तेजो तेजो धातु। तो तेजो धातु का लक्षण कैसा है कि वो कैसा महसूस होता है हमें? गर्म। ये नॉर्मली आता है तेजो में, मतलब डायरेक्ट गर्म। लेकिन गर्म और ठंडा ये दोनों इसके हैं, तो दोनों लक्षण है इसके। तो दोनों साइड हो सकता है, या आइदर कोल्ड आइदर हॉट। फिर इस तरह से इसका फंक्शन है। फिर सॉरी इसका ये है लक्षण है। और फंक्शन क्या है, इसका स्वभाव कैसा है? वो कोई भी चीज को ना सिर्फ पकाता है, मतलब इसमें उसमें ना अग्नि अग्नि होती है ना, तो आग से क्या होता है? पकती है ना कोई भी चीज। तो जैसे कोई फ्रूट्स है, तो वो मीठे कैसे होते हैं, खाने लायक कैसे होते हैं? क्योंकि आग से वो पकते हैं, यानी फायर एलिमेंट से पकने की वजह से मीठे लगते हैं। तो इस तरह से उसमें पकने का ये जो प्रोसेस है, तो वो फायर एलिमेंट की वजह से होता है। फिर इसका ये कैसे, इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, या वो प्रकट कैसे होता है कि यहाँ पे ये फायर एलिमेंट है, तो उस चीज में कंटिन्यूसली सॉफ्टनेस होगी। तो अगर आप देखोगे कि जैसे जैसे अगर कोई आम एग्जांपल के ले लो, जब कच्चा रहेगा तो कैसे ठोस रहेगा, फिर वो पकते जाएगा पकते जाएगा पकते जाएगा, एक लेवल पे एकदम ज्यादा ही पक जाएगा तो कैसे गल जाएगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि इसमें फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से ये मतलब प्रकट होता है कि यहाँ पे फायर एलिमेंट है। तो इस तरह से मालूम पड़ता है। और इसका क्या बोलते हैं, बहुत मतलब वही है कि इसका दोनों साइड से हीट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। तो इस तरह से ये तेजो धातु होता है। तो अभी तेजो धातु पे टाइप्स है, थोड़े से हम थोड़ा देखते हैं। 4 टाइप की तेज होते हैं बॉडी में, हमेशा हमेशा नहीं, मतलब 4 होते हैं। फिर कैसे कब कौन सा होता है? एक है संतपन, मतलब जब हमारे बॉडी का हीट बहुत बढ़ता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और हमको बुखार आता है ना, तो उसको बोलते हैं संतपन। मतलब हीट इतना बढ़ रहा है कि आपका बॉडी अभी संतप, मतलब एकदम ऐसे जल रहा है, तपता है, तो इससे ये इसकी वजह से बुखार आता है। तो हमेशा देखो बुखार नहीं रहता है,
लेकिन जब हीट बहुत बढ़ेगा तब बुखार आएगा। फिर उसी तरह से दहन, तो बुखार जब आता है और हमारा बॉडी तपते रहता है तो उसको बोलते हैं दहन, मतलब वो अवस्था जहाँ पे बुखार अब आ गया है और हमारा बॉडी वहां पे अभी तप रहा है, तो उसे बोलते हैं दहन। किसी का माइक ये है क्या, तो प्लीज म्यूट कर दो। फिर ये क्या बोलते हैं, शोभा जी आपका माइक इस पे है, ऑन है, प्लीज म्यूट कर दो बंद ना। कर दो क्या? ठीक है। माइक माइक हाँ, आपका आवाज आ रहा है इधर। तो इस तरह से दहन में क्या होता है, बुखार बहुत बढ़ गया है हमारा बॉडी का, तो उसे बोलते हैं दहन। अभी क्या बोलते हैं, इसके बाद एक है जीर्ण तेजस। तो जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर, जैसे मतलब ये होता है ना, एक अवस्था होती है कि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहेगी, एब्सोल्यूट नहीं रहेगी, तो वो डीके में जाएगी, मतलब प्रोसेस होता है ना, जैसे एक लाइफ है तो वो चीज को नीचे आना है, तो जो नीचे आना होता है उसको बोलते हैं जीर्ण तेजस, मतलब ये ऐसा तेज है जो उसको नीचे ला रहा है। तो उसमें कैसा होता है, हमारे बाल पकने लगते हैं, हमें झुर्रियां आने लगती है स्किन पे, एकदम टाइट नहीं रहती है पहले जैसे, फिर दांत टूटते हैं, फिर आंखों की रोशनियां कम होती है। तो इस तरह से ये जीर्ण तेजस, मतलब जो तेज या जो हीट हमें अभी बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है यानी वापस पीछे की तरफ ला रहा है, तो उसे बोलते हैं जीर्ण तेजस। फिर उसी तरह से ये क्या बोलते हैं, पाचक तेजस, यानी हम जो भी रोज खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में हमेशा प्रोसेस होता है, एवरीडे हम जो भी खाते हैं, तो वो हमारा ये मेरा स्क्रीन पे मेरा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना? यस, बट आई थिंक हाँ ठीक है। मतलब मेरे यहाँ पे वो एक मैंने अभी वो बात की थी ना, तो बाहर आ गया एक, तो वो तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, लेकिन माइक ऑन है शोभा जी का। हाँ ठीक है, वो बात नहीं करे तो बेटर कि नहीं अभी ऑफ ऑफ है, ऑफ। तो पाचक जो तेजस है वो है जो हम फूड रोज खाते हैं, तो हमारे बॉडी में एवरीडे प्रोसेस होता है। तो बाकी के जो हीट है, जो संतापन है, दहन है, जीर्ण है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आएंगे, मतलब समटाइम्स दे विल कम। लेकिन जो पाचक तेजस है यानी जो हीट है वो एवरीडे रहती है, हमेशा रहती है। जब भी हम कुछ खाएंगे तो हमारे बॉडी में प्रोसेस करते हैं, अगर हम नहीं भी खाएंगे तो होता है ना बहुत बार कि हमने खाना नहीं खाया है लेकिन फिर भी हमारे बॉडी ये पेट से एसिड्स निकलते हैं और हमारे पेट में आवाज आने लगती है, तो वो क्योंकि वो हमेशा है, वो प्रोसेस होना ही है, क्योंकि फूड इस बॉडी को रोज चाहिए। हम नहीं दे रहे वो अलग बात है, लेकिन इस बॉडी को सस्टेन करने के लिए फूड एवरीडे लगता है। तो इस तरह से ये चार टाइप के अलग अलग फायर एलिमेंट्स है या तेजो एलिमेंट्स है जो रहते हैं। तो उसी तरह से वायु धातु, अभी वायु धातु में इसका मेन काम क्या है कि मूवमेंट, यानी कोई भी चीज में मोशन होना या मूवमेंट होना, उसको बोलते हैं वायु धातु। तो इस तरह से अभी वहां पे एक शब्द लिखा है विथम्भना। तो विथम्भना मतलब इसका लक्षण जो है ना विथम्भना, यानी विथम्भना है क्या है कि वो कोई भी चीज को ना रिलैक्स नहीं होने देता है। तो अभी जैसे अभी हमारा बॉडी देखो, तो हमारा कैसे स्ट्रक्चर है कि हम ऐसे बहुत स्ट्रेट खड़े रहते हैं, ये बॉडी ऐसे है, तो वो बॉडी को गिरने नहीं देता है। तो इसलिए ये इसका जो लक्षण जो है एयर का, अभी आजू बाजू सब जगह एयर है, बॉडी में भी एयर है और आजू बाजू भी है, तो ये परफेक्ट एक बैलेंस मेंटेन करता है जिससे हमारा बॉडी हम सीधा ऐसे खड़े रह सकते हैं। तो उसको बोलते हैं विथम्बना, यानी इसका लक्षण ही यही है। जैसे भी बुद्ध काल में ये बात बहुत होती थी कि कोई गॉड्स आते थे ना भगवान बुद्ध को मिलने, तो फिर वो जैसे आते थे भगवान को अभिवादन करते थे तो वैसे जमीन में से ड्रॉप हो जाते थे, जैसे कोई जेली कैसे होती है ना वो ऐसे। फिर भगवान बोलते थे कि ना तुम इस वर्ल्ड में हो, ह्यूमन वर्ल्ड में हो, तो अपने बॉडी को इसके हिसाब से ढालो और फिर तुम सपोर्ट लो और फिर स्टैंड हो। तो जो सपोर्ट है ना दैट इज वायु धातु, कि वो सपोर्ट लेते थे, फिर कोई स्ट्रक्चर होता था, फिर वो खड़े हो पाते थे, नहीं तो वैसे जमीन में से पिघले हुए से पूरे फैले हुए रहते थे। तो ये वायु धातु का कैरेक्टर है मेन, कि वो हमें एक आधार देता है, एकदम परफेक्ट रोक के रखता है। तो जैसे कोई बलून में भी आप अगर देखोगे ब्लो करते हो तो वो एक्सपांड होता है,
वह उसी तरह से बाहर का जो एयर है वो उसकी शेप को मेंटेन करता है। अगर ये बहुत हद से ज्यादा हुआ तो बलून ब्लास्ट हो जाता है। तो उसी तरह से हर चीज को एक स्ट्रक्चर दे के रखना, उसको संभाल के रखना, ये वायु धातु का काम होता है। फिर इसका ये क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या है, इसका स्वभाव कैसा है कि वो कोई भी चीज को ना मोशन में रखता है, यानी उसमें एक हलन चलन रहेगी, दैट इज इसका स्वभाव है। और ये इसका प्रकटीकरण कैसे होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे आने जाने के लिए हमें मदद करता है। तो रूप कला का कोई भी जो ट्रांसफरेंस होता है या जो भी होगा तो वो इस वजह से होता है। तो इस तरह से ये चार महाभूत है, ये जो चार है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है और आपो है, जल है। तो ये सब को कैसे एक साथ, इसको इसलिए बोलते हैं महाभूत बोला गया है, क्योंकि हर चीज में ना ये है ही है। और ये कैसे करता है, अब जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी धातु के ऊपर वो फाउंडेशन है, उसके ऊपर ये है, मतलब है स्थापित है बाकी के एलिमेंट्स। फिर पानी की वजह से वो एक साथ बंधे हुए हैं, और फायर की वजह से कैसे होता है, मेंटेन होता है, उसका जो टेम्परेचर है जो भी है उसमें हमेशा से वो रहे वहां पे। और ये एयर एलिमेंट की वजह से कैसा होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर है, या मतलब वो वहां पे रुका हुआ है या वहां पे होता है। तो इस तरह से एक कलाप होता है। तो अभी कभी भी कोई भी कलाप है ना, वो एक नहीं होता है, वहां पे कलापों का समूह होता है, इस तरह से वो वहां पे क्रिएट होता है। तो ये कलाप के बारे में बात करें, लेकिन अभी कलाप में भी और चार एलिमेंट्स है, जैसे मैंने बोला था, ये चार महाभूत के अलावा उनके विषय भी है, तो वो विषय पे भी हम टच करेंगे। तो उस हिसाब से ये चारों चार और इनके विषय ये मिलकर ये आठ एक कला बनता है। तो अभी हमने सिर्फ चार महाभूत देखा। अभी गाथा के हिसाब से जैसे हमने देखा कथम पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, भूता रूपम नामा। सेकेंड वाला भी चक्षु श्रोतम घाना जीवा कायो पसादा रूपम नामा। अभी ये पसादा के बारे में बात करें, कौन से पसादा, चक्षु श्रोता घाना जीवा कायो पसादा रूपम नामा। अभी इनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने इसके बारे में पहले भी बहुत बार टच किया है कि पसादा किसको बोलते हैं। तो आंखों के अंदर जो देखने की शक्ति है उसको बोलते हैं चक्षु पसादा। कान में जो सुनने की शक्ति है उसको बोलते हैं श्रोत पसादा। नाक में जो सूंघने की शक्ति है उसको बोलते हैं घाना पसादा। टंग पे जो स्वाद लेने का कैपेसिटी है उसको बोलते हैं जीवा पसादा। और बॉडी पे जो टच फील करने का जो कैपेसिटी है उसे बोलते हैं काया पसादा। अभी थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा और बात करेंगे आज। तो चक्कू पसादा, तो आंखों के अंदर जो रोशनी है, मतलब रोशनी यानी उसको देखने की जो कैपेसिटी है वो है चक्कू पसादा। कभी चक्कू पसादा एग्जैक्टली है क्या, मैंने शायद ये यूट्यूब में टच किया था, लेकिन मैं आज फिर टच करती हूँ क्योंकि हम रूप की बात करें। और चक्कू पसादा ये रूप ओनली। मी आईच्या फोन मध्ये चालू आहे पण ते बंद करा की आईला येईना बंद. काय चालू आहे? शोभा जी आपका माइक प्लीज आवाज आहे बंद. आप म्यूट कर दीजिए। एक मिनट मैं कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ यहाँ से। ते आईला लावली आहे बंद करायला. अच्छा ते झाले का? मैं नहीं कर पा रही हूँ, पोस्ट बनाना भूल गया। शोभा जी आप प्लीज इसको म्यूट करो। शोभा जी आपको आवाज आ रही है क्या? ठीक है। तो चक्कू पसादा, तो चक्कू पसादा किसको बोलते हैं, मतलब जो आंखों में देखने की जो कैपेसिटी है, इस आंख के अंदर जो देखने की कैपेसिटी है उसको बोलते हैं चक्कू पसादा। अभी ये चक्कू पसादा है क्या और एग्जैक्टली कहाँ पे प्लेस्ड है। तो जब भी कोई रूप आएगा आंखों के सामने आएगा और वो रूप की छवि या रिफ्लेक्शन कहीं तो पड़ेगी, वो जब उस पर रोशनी पड़ेगी या उसकी छवि पड़ेगी, उसके उसके बाद ही वो विज्ञान जाता है ना, चक्षु विज्ञान उस रूप को देखता है। तो ये जो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं एक बैकग्राउंड है या एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आके टच करेगा या ऑब्जेक्ट की ये क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन आएगी, तो उसको बोलते हैं चक्कू पसादा। अभी ये जो आई सेंसिटिविटी है, जो पसादा है, वो कैसा है, यहाँ पे आंखों के पीछे ना 7 लेयर है, वो 7वें लेयर मतलब वो ऑप्टिक नर्व होता है ना, जैसे अभी हमारा मान लो ये आईज है, यहाँ पे पीछे, यहाँ पे बैकग्राउंड में ना 7 लेयर्स, यहाँ पे कहीं तो पीछे है, कहीं तो एक एकदम छोटा सा है। अभी ये पसादा कैसा है, कितना बड़ा है या कैसा है, तो उसके बारे में ऐसे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। तो एक ये होती है ना जू, जो बाल में होती है छोटी सी, वो जू का सर कितना कितना होगा, मतलब मान लो मुझे लगता है शायद वो
सुई के नोक के बराबर होगा, एकदम उत्तूसा होगा। या सुई सुई का नोक नहीं बोल सकते, सुई अगर छोटी वाली लेके एकदम पतली वाली, तो उसके जो पीछे जहाँ पे हम धागा डालते हैं, तो वो कैसा वो कितना सा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, हल्का सा, क्योंकि जू है तो वो दिखती है ना हमें, वो उसमें सुई नहीं, मतलब उसका सर है ना, तो मेरे ख्याल से टिप ही रहेगा। तो मान लो सुई के टिप पे कितना सा जगह रहेगा, उतना सा जू का सर रहता है। तो उतना छोटा सा जो वो स्पेस है, या वो उतना छोटा सा जो आकार है, उतना जगह में वो पसादा होता है। यानी इतनी सी जगह है, मतलब एक डॉट भी नहीं बोल सकते, इतनी छोटी सी जगह में वो चक्कू पसादा होता है। अभी वहां पे ये नहीं है कि वहां पे सिर्फ एक डॉट है, वहां पे बहुत सारे, बहुत मतलब कितने नंबर्स है मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत सारे पसादा होते हैं, यानी ढेर सारे पसादा का कलापा है। मतलब एक पसादा एक कलापा में रहेगा, ऐसे पता नहीं कितने सारे पसादा है वहां पे, यानी इतने सारे सेंसिटिविटी पॉइंट्स है जिससे हम देख सकते हैं। तो हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि वो जस्ट एक डॉट, उसकी वजह से हमें पूरी दुनिया दिखती है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा और कैसा होगा वो। तो दैट दिस इज एग्जांपल कि वो जू के सर के बराबर, मतलब वो स्पेसिंग के बारे में बता रहे, मतलब वो जू का सर का कितना सा जगह लेगा ना, उतनी सी जगह, वो जगह को बारे में बताने के लिए एग्जाम्पल है, लेकिन उतनी सी ही जगह लेता है, जितना वो जगह लेगा उतना ही जगह ये पसादा लेता है। तो इतनी सी छोटी सी जगह में ये चक्कू पसादा होता है। और ये कैसा होता है ना, बहुत ढेर सारा होगा। अभी इसको अभी कैसे समझना है कि ये एग्जाम्पल ना हमारे ह्यूमन के हिसाब से चल रहा है, मतलब एक ह्यूमन में उतनी सी जगह से वो पसादा है, वैसे ही कोई हाथी होगा, कोई ऊंट होगा, या कोई बड़ा जानवर होगा, तो उसका पसादा उसके हिसाब से, बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। वैसे ही कोई छोटू सा जानवर है, जैसे कोई मधुमक्खी है, कोई मच्छर है, या खुद जू ही पकड़ लो, वो उसकी तो उसकी पसादा उतनी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका शरीर ही उतना है, तो उसका पसादा उतना होगा क्या, नहीं हो सकता है। तो उसका अलग होगा। तो हर एक का अपना अपना अलग 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 ऐसा रहेगा। तो इस तरह से ये चक्कू पसादा है, जो आंखों के 7 लेयर के पीछे होता है, और वहां पे से उससे उस वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं। फिर कैसे होता है, जैसे अगर कोई रुई है, रुई की अगर 7 परत होगी, तो आपने ऐसे तेल स्टार्टिंग की परत में लगाई, तेल कैसे ट्रेवल होगी सब जगह चला जाता है, उसी तरह से यहाँ पे कोई रूप आया तो ये ट्रेवल होगी यहाँ तक चला गया, पसादा के पास जाने के बाद वो समझ में आता है कि हाँ ये एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से चक्कू पसादा है। फिर शोता, शोता पसादा यानी कान के अंदर। तो कान के एकदम बीच में ना, जैसे कोई अंगूठी कैसे होती है, ऐसे गोल, ऐसा एक गोल ऑब्जेक्ट है, और इसमें ना बहुत छोटे 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 फाइन हेयर है, बहुत छोटे छोटे, उसको लोमा बोलते हैं। तो वो वो एग्जैक्टली जो स्पॉट है, वो कान का पसादा है, यानी वो ऐसा क्षेत्र है जिसे हम मेरे ख्याल से लेमन टर्म्स में कान का पर्दा बोलते हैं। लेकिन कान का पर्दा भी पसादा है क्या, या वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, वो मुझे नहीं मालूम। तो वो उसके वजह से हम कुछ मतलब हर चीज सुन सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट वहां पे वो अंदर इतना डीप में प्लेस्ड है, और छोटे छोटे हेयर मतलब ये फिलामेंट जैसे होगा वहां पे। और उसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट यानी जिसमें साउंड है, वो अगर कान पे टकराता है, तो वहां पे जाके उसको टच करने के बाद ही वो साउंड सुनाई देता है। सुनाई भी कब दिया, क्योंकि वो वहां पे विज्ञान आया, तो श्रोत विज्ञान वहां पे आएगा, फिर वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये साउंड है, और फिर इस तरह से हमें साउंड सुनाई देता है। फिर उसी तरह से गाना। तो ये जो नाक है, नाक के पीछे ये हड्डी जो है, वहां पे वो बकरी होती है ना, तो बकरी का पैर कैसा होता है, मुझे ठीक से ड्राइंग नहीं आती है, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा ना, ऐसा, ये उसका पैर जैसे कुछ तो वो ऐसा शेप का नाक के पीछे अंदर है, तो वहां पे ये प्लेस्ड रहता है, और वो वहां पे उसकी वजह से कोई भी हम जब चीजें होती है तो हम उसको सूंघ पाते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हमें स्मेल हुआ, इस पसादा की वजह से होता है। फिर कैसे होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें स्मेल हो स्पेसिफिकली, उसको आप कितना भी छुपा के रखो, लेकिन अगर वो आपकी नोज सेंसिटिविटी अच्छी है, तो आप कैसे बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं ना कि अरे मुझे यहाँ पे स्मेल आ रही है, दूसरे बोलते हैं मुझे तो नहीं आ रही है। तो आपकी क्वालिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपका ये सेंसिटिविटी हर एक में है, बट वो कैसा वर्कआउट करती है हर एक का अपना अपना क्वालिटी के हिसाब से। तो उस तरह से ये घाना का। फिर जीवा का जो टंग होती है, अभी हमारा जो टंग है, जब मैंने पहले बताया था, मैंने बोला था कि जो टेस्ट बर्ड्स है उसको हम ये बोलते हैं जीवा पसादा, बट नॉट टेस्ट बर्ड्स। ये जो टंग है, टंग के एग्जैक्टली सेंटर में ना, यहाँ पे जैसे कोई कमल का पॉन्ड कैसा होगा,
पूरा कमल से भरा रहेगा, कमल के फूल से, उस तरह का कुछ तो स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के एग्जैक्टली सेंटर में ये पसार होता है, यानी ये सेंसिटिविटी एग्जैक्टली सेंटर में, पूरे जी पे स्प्रेड नहीं, सिर्फ बीच में कहीं तो है, तो वो जीवा पसार है। उसकी वजह से हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमें टेस्ट महसूस होता है। फिर उससे काया, काया का क्या था, बॉडी पे कोई भी टच होता है तो उसको हमें कैसे होता है मालूम पड़ता है। तो बॉडी में कहीं भी टच होगा ना तो हमें मालूम पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे बाल के ये एजेस मतलब लास्ट पे जैसे कोई बाल काटता है तो हमें महसूस नहीं होता है ना, हमें दुखता नहीं है। वैसे ही नेल को भी, नाखून को भी काटते हैं तो हमें महसूस नहीं होता है। तो इन टिप्स पे कोई पसादा नहीं है, मतलब वहां पे कोई सेंसिटिविटी नहीं है, लेकिन थ्रू आउट बॉडी बाकी सेंसिटिविटी होती है। तो इस तरह से ये बॉडी की सेंसिटिविटी, इसमें हम ज्यादा नहीं बात कर रहे क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पहले भी कवर किया है। तो इस तरह से ये 5 पसादा या 5 सेंसिटिविटी है जिसके थ्रू हमें ऑब्जेक्ट्स मालूम पड़ते हैं। तो चक्कू का खुद का एक ये है, बेस है, पसादा ही बेस है जहां से हमें दिखाई देता है कुछ भी। शोध का भी खुद का एक बेस है, उस जगह पे कुछ ऑब्जेक्ट आके जब टकराएगा तो ही सुनाई देगा, तब तक सुनाई नहीं देगा। नाक का भी वैसे ही है, कोई स्मेल का ऑब्जेक्ट वहां पे आके टच करेगा, वो स्मेल होगा, तभी हमें वो स्मेल मालूम पड़ती है। उसी तरह से टच, टेस्ट का भी जब वो सेंटर में उस पर टच करती है तो ही हमें मालूम पड़ता है कि हाँ ये फूड है। उसी तरह से बॉडी का भी कुछ भी वहां पे टच हुआ या सेंसिटिविटी हुआ उस पर मालूम पड़ा तो ही हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कोई टच है। तो बॉडी का तो थ्रू आउट है, उसका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, सब जगह है, सिर्फ टिप्स ऑफ द नेल्स और बाल का छोड़ के। तो इस तरह से ये सेकेंड कैटेगरी हुआ। अभी थर्ड, इसमें देखना, रूपम सद्दो गंधो रस्तो आपो धातो वजितम भूताया संकतम पोठबा गोचरा रूपम नामा। अभी यहाँ पे गोचरा ये ऐसा वर्ड यूज किया है। तो गोचर किसको बोलते हैं? गो मतलब इंद्रिया। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट है, रूप है, कोई साउंड है, कोई साउंड एलिमेंट है, फिर कोई स्मेल का एलिमेंट है, तो रस यानी कि कोई फूड है जिसमें टेस्ट है, और आपो धातु वजितम पोठबा। तो पोठबा में हमने बात की थी जब हमने आरंभना चैप्टर किया था कि पोठबा में कौन सी चीजें होती है। तो उसमें जिस भी ऑब्जेक्ट में ये पृथ्वी, अपना फायर, ये तेजो और आपो, ये वायु, ये 3 एलिमेंट होते हैं, वाटर नहीं होता है। तो यहाँ पे वो गाथा में भी लिखा है आपो धातु वज्जितम, यानी वाटर एलिमेंट को छोड़ के उसके अलावा पोठबा में ये 3 एलिमेंट आएंगे। तो ये तीनों एलिमेंट वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी टेंजिबल ऑब्जेक्ट हो जाए, जो देख सकते हैं, ठोस है, इसको हम छू सकते, समझ सकते, तो उसको हम पोठबा बोलते हैं। तो इस तरह से ये 5 ऑब्जेक्ट्स है। ये 5 ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये गोचरा रूपा नामा है। तो गोचर मतलब इंद्रिया, तो इंद्रियों के विषय है ना, कोई रूप है तो आंखों के लिए विषय, तो इस आंखों के इंद्रियों के लिए विषय कोई रूप होता है। उसी तरह से कोई साउंड है, कोई मतलब बेल है या कुछ है, तो वो हमारे घान के इंद्रिय के लिए विषय है। तो इस तरह से इंद्रियों के विषय है, इसलिए इसमें गोचरा रूपा नामा बोला है। अभी रूपम यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो रूप है, तो हमने ये बात की थी कि रूप किसे बोलते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं या जिसमें एक स्ट्रक्चर है लेकिन उसमें कलर होना चाहिए, तो अगर उसमें कलर है तो ही हमें दिख सकता है। कोई कलरलेस ऑब्जेक्ट है तो हमें दिखता नहीं है, तो इसलिए उसमें कलर होगा ही, तो वो तभी वो रूप कहलाएगा। उसी तरह से सद्दा यानी उसमें से साउंड क्रिएट हो सकता है तो ही वो एक ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से गंदा मतलब उसमें स्मेल रिलीजिंग ऑब्जेक्ट होगा, जैसे चंदन है या गुलाब है या मोगरा है, तो वो खुशबू है ना, तो वो गंध है, तो ही वो ऑब्जेक्ट है। नहीं तो वो गंध, अभी कोई ऐसे फ्लावर भी हो सकता है ना जिसमें स्मेल ही नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो उसमें रस, ये स्मेल होना चाहिए तभी वो ऑब्जेक्ट है। उसी तरह रसो मतलब उसमें कोई टेस्ट या वो एलिमेंट है, फूड एलिमेंट है। फिर ये पोठब्बा, पोठब्बा पे बात करते हैं क्योंकि बाकी तो नॉर्मल है। अभी पोठब्बा में जो है एलिमेंट, उसमें क्या बोला है कि पृथ्वी, जल, न जल, पृथ्वी, अग्नि और ये विंड एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट को ही हम काया द्वार से जानते हैं, लेकिन जल को, आपो को नहीं जानते, मतलब काया द्वार से नहीं जान सकते। तो कैसे नहीं जान सकते? अभी जैसे मान लो वाटर है, पानी, तो पानी हमारे आंखों के सामने है, हमने इसको टच किया तो हमें महसूस हुआ कि वो गर्म है या ठंडा है। तो इस तरह से हमें
पानी के माध्यम से ही मालूम पड़ा टच करने से कि इसमें क्या है, गर्म है, ठंडा, यानी क्या है, फायर एलिमेंट है, यानी वो कैसा है। फिर हमने पानी पे जैसे आप मारते हैं ना, तो पानी को जैसे मारते हैं तो कैसे महसूस होता है, टच होता है कि वो हार्ड है। पानी में देखो इमीडिएटली हाथ नहीं जाता है, अगर हम उस पर स्ट्राइक करते हैं ना तो हार्डनेस महसूस होती है। तो इस तरह से हमें उस टच से पृथ्वी धातु कैसा है वो मालूम पड़ा। फिर अगर आप पानी में हाथ डालोगे तो ऐसे फ्लो होता है, वो महसूस होता है, प्रेशर महसूस होता है ना पानी में। अगर आप पानी काटने की कोशिश करो, जब स्विमिंग करते हैं तो पानी देखो काटो तो कैसे महसूस होता है, प्रेशर महसूस होता है। तो इस तरह से हमें वहां पे एयर एलिमेंट भी मालूम पड़ा। तो पानी ही है, अगर देखा है तो सबसे पहले हमें पानी महसूस होना चाहिए था, लेकिन हमें पानी महसूस ही नहीं होता है। हमें बॉडी एलिमेंट में ये 3 एलिमेंट्स मालूम पड़ते हैं। कौन से? हमारा हार्डनेस है कि सॉफ्टनेस है, फिर वो हॉट है कि कोल्ड है, और उसमें प्रेशर है। तो ये मालूम पड़ता है, लेकिन हमें इतना अभ्यास नहीं है या समझ नहीं है, तो इसलिए हम जब पानी को टच करते हैं तो हमको जैसे पानी ठंडा लगता है तो हमको लगता है पानी ठंडा है, या हम बोलते हैं वाटर एलिमेंट की बात करते हैं, लेकिन वहां पे वाटर एलिमेंट है ही नहीं। वहां पे अगर वो ठंडा है तो वो फायर एलिमेंट है, क्योंकि फायर एलिमेंट का स्वभाव है कि वो गर्म है या ठंडा है। तो उसी तरह से वो हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है, तो वो पानी, वो पृथ्वी धातु का स्वभाव है। उसी तरह से उसमें फ्लो है या प्रेशर है या लाइटनेस है, जो भी वो है, मूवमेंट है, फ्लो है, तो दैट इज एयर एलिमेंट। तो लेकिन हमें वो समझ में कभी आता ही नहीं है, और हम वो समझते भी नहीं है, और हमको समझना नहीं है क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं। तो इस तरह से जब हम काया द्वार से इस बॉडी ऑब्जेक्ट से जब इन चीजों को देखते हैं, वाटर को ही देखते हैं, स्पेसिफिकली वाटर को ही टच कर रहे हैं, तो भी हमें वाटर एलिमेंट मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हमने पानी को टच किया तो वो पहले ये सब महसूस हुआ, उसके बाद जो फ्लूइडिटी है ना, या जो उसमें पानी की वो जो क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी हमें माइंड डोर से मालूम पड़ती है। इसलिए पोठप्पा जो है, ये मतलब जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, वो काया द्वार से मालूम नहीं पड़ता, यानी इस पसादा से मालूम नहीं पड़ता है। उसको वाटर एलिमेंट को समझने के लिए माइंड डोर ही लगता है, क्योंकि माइंड तब तक प्रोसेस कर चुका होता है कि ये पानी है, उसके बाद ही हमें समझ में आता है ये पानी है, यानी इसमें लिक्विडिटी है, इसमें फ्लो है। तो वो जो महसूस होना है वो माइंड डोर ही समझ पाता है। इसलिए ये बोला है ना उन्होंने कि आपो धातु वजितम भूताया, यानी ये 4 बाकी के भूत, जो भूताया ने मतलब वो ये धातु, तो कौन सा भूत छोड़ रहे हैं आपो, यानी वाटर एलिमेंट छोड़ रहे हैं, बाकी का फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और ये फायर, वाटर छोड़ दिया, फायर, अर्थ और ये मूवमेंट एयर। तो ये वाले एलिमेंट्स है, लेकिन वाटर छूट गया। तो इस तरह से वाटर एलिमेंट कभी भी माइंड डोर से समझ में आएगा, कभी भी बॉडी टच से नहीं आएगा। तो ये आपका इसमें जब वट्टू संगा किया था और द्वारा संगा किया था, वहां पे भी था कि पोठब्बा जब आरमना में था तो वहां पे ये बात आई थी कि क्यों आपो धातु हमें महसूस नहीं होता है। तो वहां पे मैंने ज्यादा नहीं बोला था क्योंकि यहाँ पे मुझे बोलना ही था, तो इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ कि आपो धातु इस तरह से होता है कि आपको जब हम टच करते हैं, टच करके आपको वो ये एलिमेंट में आएगा ही नहीं, ये सिर्फ हमें माइंड में प्रोसेस होने के बाद ही समझ में आता है कि ये पानी है, तब तक वो पानी समझ में नहीं आता है। इसलिए ये पोठबाग में नहीं है कभी भी। अब सेंटेंस हो गए हमेशा वो वजीता, वजीता यहाँ पे ये तो गाथा है इसलिए बोला है, पहले कहीं भी वजीता करके बोला नहीं था, सिर्फ वो 3 एलिमेंट है, लेकिन 3 एलिमेंट क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं था। तो इसलिए क्योंकि ये इस तरह से होता है, क्योंकि रूप में ये बताया गया है, इसलिए वहां पे ऐसा है। तो इस तरह से ये रूपा संदो गंधो रस्तो आपो धातु वजितम भूताया संकतम पोठबा गोचरा रूपम नाम इति। तो इंद्रियों के जो विषय है इसलिए ये गोचर रूपम में आए, और ये जो है रूप है, सद्दा है, गंदा है, रस्ता है, या कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट है जो हमें टच करता है बॉडी को, तो वो हमें इस तरह से ये रूप के 5 ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। फिर इथतम पुरिसतम भावा रूपम नाम। अभी जो ये होता है हमारा बॉडी है इस भव में, तो इस भव में अगर आप देखोगे तो या तो कोई पुरुष है या तो कोई नारी है। तो इति इति मतलब ये स्त्री, तो उसको इति बोला है। और पुरिसा, पुरिसा तो हमें मालूम पुरुष, वैसा वर्ड के बहुत क्लियर है सामने है। तो या तो स्त्री है या तो पुरुष है, इस तरह से ही ये इस भव में ये स्ट्रक्चर होता है। तो कैसा है, अभी फीमेल बॉडी अलग है और मेल बॉडी अलग है, तो दोनों का खुद का लक्षण है, दोनों का खुद का एक स्वभाव है, स्ट्रक्चर चेंज है, उसकी फंक्शनिंग अलग है। तो इस तरह से रूप जो है, रूप तो रूप है, लेकिन अगर फीमेल बॉडी है तो उसका वर्किंग अलग होगा,
अगर मेल बॉडी है तो उसका वर्किंग अलग होगा, इसलिए ये रूप की कैटेगरी में हमने इसके बारे में भी बोलना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ यहाँ पे अपने यहाँ पे मतलब इस भूमि में, बाकी अगर देवता भूमि में भी मतलब मेरा से सुगति जो ये पर निम्नवर्ती तक शायद मेल फीमेल का भेद चलता है, लेकिन ब्रह्म भूमि में ये भेद नहीं चलता है। वहां पे सिर्फ एक मेल बॉडी ही होती है, मतलब एक ही रूप कलाप होगा, वहां पे नहीं होगा दूसरा। तो इस तरह से ये इति भावा और पुरुषा भावा। लेकिन इसी भव में अगर हम देखेंगे तो एक थर्ड जेंडर भी होता है, वो भी नेचुरली बाय बर्थ ही होता है। तो वो भी कैसा होता है, मतलब उसका भी खुद का एक फंक्शनिंग है, लेकिन वो भी एक रूप कलाप है ना, उसके भी सारे फंक्शंस रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कुछ फंक्शंस उनके नहीं होते। तो उतना सा ही है, लेकिन एक रूप कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसा होता है, डीके है उसमें, स्ट्रक्चर है, लाइफ है, फिर पूरे बाकी के फंक्शन सारे के सारे वैसे आएंगे। सिर्फ एक कैटेगरी एक उनकी रह जाती है, बस उतना सा ही डिफरेंस है, ये तो बाकी सब उनका सेम होता है। तो इस तरह से वो भी एक कैटेगरी है, लेकिन उसके बारे में यहाँ बात नहीं कर रही गई है, क्योंकि कभी भी ये इसमें ना कंप्लीट जो है ना उसके बारे में ही बात होती है, जो थोड़ा सा ऐसा अधूरा है उसके बारे में बात नहीं, और इसलिए भी नहीं क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि मैंने बोला था ना कि ये जो 18 है, जो निप्पाना रूपा है, तो ये निप्पाना रूपा आर मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स। तो जो थर्ड जेंडर होता है वो कभी भी मेडिटेशन मतलब उसको निभाना नहीं मिल सकता है, यानी इस लाइफ में अगर वो चाहे भी कितना भी चाहेगा तो वो ना दुख बोध समझ सकेगा, ना अनात्मा बोध समझ सकता है, ना अनित्य बोध समझ सकता है। तो वो जब वो ऑब्जेक्ट मेडिटेशन की कर ही नहीं सकते, इसलिए भी वो उनको यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। अगर वो होते तो जरूर यहाँ पे मेंशन किए होते, लेकिन वो नहीं है इसलिए मेंशन नहीं किया, दैट इज ओनली मेन रीजन। फिर हदयवट्टु हदय रूपम नामा। अभी ये जो ये है हडयावट्ठु हडया रूपम नामा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा ये हार्ट बेस है उसको हडयावट्ठु बोला है, और वही हडया रूपम है, यानी वही हडया रूप है जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये वट्ठु संग्रह हमने किया था, तब वहां पे हृदय वट्ठु या हडाया वट्ठु ये शब्द आया था। तब भी मैंने बोला था कि हडाया वट्ठु करके ऐसा कहीं पर भी किसी भी पाली ग्रंथ में ना मेंशन नहीं है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम है या ऐसा कोई टर्म यूज किया गया है हडाया वट्ठु। तो लेकिन वो उसके बारे में बात करना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बेस है। जैसे हमने देखा ना कि चक्षु पसादा वो खुद बेस है कोई भी चक्षु विज्ञान के लिए, उसी तरह से शोध विज्ञान के लिए शोध पसादा वो चक्षु शोध वट्ठु वो बेस है। तो इस वजह से जो अपने अपने पसादा है या जो फाय ये है इंद्रियों के क्षेत्रों के लिए अपने अपने बेस से वो अपने अपने ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, लेकिन बाकी जितने भी छूट जाते तो वो सारे मनोधातु और मनोविज्ञान से आते। कभी भी चित्त ये नाम को रूप की जरूरत पड़ती है और रूप को भी नाम की जरूरत पड़ती है, तो दोनों इंटरलिंक है। तो मनोधातु और मनोविज्ञान ये पूरी बहुत बड़ी कैटेगरी है। इस पूरी बड़ी कैटेगरी को उत्पन्न होने के लिए कोई बेस चाहिए, वो बेस यानी रूप चाहिए। तो रूप जो है वो हृदय वट्ठु है। अभी हृदय वट्ठु एग्जैक्टली है क्या, जो हमारा हार्ट होता है उसमें कहीं तो बीच में ना एक छोटा सा स्पेस है, मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट है, और वो ऐसे ऐसे खाली टाइप है और उसमें पूरा खून भरा हुआ है, उसको बोलते हैं हृदय वट्ठु। यानी मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हार्ट के अंदर अंदर जो खून बहता है ना उसको हृदय वट्ठु बोल सकते हो। लेकिन पूरा हार्ट का खून या एग्जैक्टली उस स्पेस का, तो जहां तक मैं जानती हूँ एग्जैक्टली उस स्पेस के खून की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे हमने चक्कू पसादा बोला, तो पूरी आंख नहीं है चक्कू पसादा, इस आंख के अंदर उस डॉट को हमने चक्कू पसादा बोला। उसी तरह से ये हृदय वट्ठु जो है पूरा हार्ट नहीं है, पूरे हार्ट के अंदर कहीं तो बीच में एक छोटा सा स्पेस है, उस स्पेस को हृदय वट्ठु बोला। और उसके अंदर जो खून है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं है तो हमारी डेथ हो सकती है। तो वो हृदय वट्टु है। लेकिन अंदर हमारे एक हृदय वट्टु नहीं है, वहां पे भी बिलियंस ऑफ हृदय वट्टु है, उस छोटी सी स्पेस में काफी ढेर सारे हृदय वट्टु हो गए। तो इस जैसे पसादा भी एक पसादा नहीं है, वो उस एक जू के सर के बराबर का जो डॉट है उस डॉट पे एक पसादा नहीं है, बहुत सारे पसादा का क्लस्टर है, उससे हम देख पाते। उसी तरह से हृदय वट्टु में वो जो उतना सा स्पेस में उतना सा जो खून है, उस खून में बहुत सारे हृदय वट्टु है। अभी मनोधातु और मनोविज्ञान धातु जो है, ये जो दो धातु है इनको एक बेस चाहिए उत्पन्न होने के लिए, तो वो है हृदय वट्टु। तो अभी हृदय वट्टु ही क्यों, और कोई क्यों उनका बेस नहीं बन सकता है,
इतने सारे रूप कलाप है, उस रूप में से यही 2 क्यू है, तो यही एक क्यू है हृदय वटु मनोधातु के लिए और मनोविज्ञान के लिए। तो अगर अभी हम स्टार्टिंग से देखेंगे, पहले हमारे पास है 4 महाभूत। तो ये जो 4 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 महाभूत अगर देखेंगे तो खुद ही बेस है बाकी 24 जो उपादाय रूप है, तो उनके लिए वो ऑलरेडी बेस है। तो वो 4 तो हट गए, तो वो मनोधातु और मनोविज्ञान के लिए नहीं सोचते, क्योंकि इनको कोई तो बेस चाहिए, इसके बगैर उत्पन्न नहीं हो सकते। तो ये 4 तो निकल गए, यानी ये 4 रूप कलाप हट गए। तो इसके बाद जो बाकी के है, चक्कू पसादा, शोध पसादा, घाना पसादा, जीव पसादा, काया पसादा, अभी ये हमको मालूम है कि हर कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव टू दैट बेस है। मतलब चक्कू पसादा जो है वो चक्कू विज्ञान का ही बेस है, उसी तरह से शोध वाला जो है वो शोध विज्ञान का ही बेस है। इस तरह से हर एक का, पांचों का अपना अपना खुद का एक बेस, मतलब खुद एक बेस है अपने विज्ञान के लिए। तो ये पांचों भी निकल गए, ये 5 रूप भी मनोविज्ञान या मनोधातु का बेस नहीं बन पाए। फिर अभी वो जो दूसरे है आगे के रूपा, गंधा, रसा, ये सद्दा और पोठब्बा, वो जो 5 है, ये 5 जो है ये ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपने पसादा के हैं और अपने विज्ञान के हैं। और इसके अलावा ये जो है, जो रूप है, कोई साउंड है, कोई स्मेल है, जो टेस्ट है, कोई टच है, तो ये एक्सटर्नल है। और मनो विज्ञान या मनोधातु कैसा है, वो इंटरनल है और वो माइंड है, ऑब्जेक्ट है। तो कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मनोविज्ञान का या मनोधातु का हमेशा कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। वो हमेशा जो ऑब्जेक्ट इन 5 द्वारों पे आ चुका है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट को पिकअप करता है। या कभी जैसे हम ख्यालों में रहते हैं या कुछ हम प्लानिंग करते हैं, या ये होने के बाद जो प्रोसेस में आता है, यानी एग्जैक्टली उस गिवन टाइम पे वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो हमेशा एक मेंटल ऑब्जेक्ट होता है इनका। तो इस तरह, इस वजह से भी ये जो 5 है, जो इनके ऑब्जेक्ट्स है, जो आरमना है, रूपा, गंधा, रसा, सद्दा, पोटाबा, ये भी इसके ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, किसके, मनोधातु और मनोविज्ञान के। तो ये 5 भी निकल गए। फिर इति भावा, पुरिसा भावा, अभी ये जो है फीमेल बॉडी है, मेल बॉडी, ये कैसे है, पटी संधि काल के हिसाब से होता है। मतलब आपका डेथ मूवमेंट, मतलब आपका न्यू बर्थ जब आएगा, तो आपके पीछे करे हुए कर्मों की वजह से वो ये फॉर्म मिला, या फीमेल फॉर्म मिला या मेल फॉर्म मिला। अभी ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा नहीं है, मतलब ये लोगों को थोड़ा सा वो होता है कि फीमेल मतलब थोड़ा सा इंफीरियर और मेल यानी सुपीरियर, ये फैक्ट है, दैट इज नॉट रॉन्ग, मतलब मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि कोई फीमेल बॉडी में आया है तो उसका मतलब कुछ बहुत इंफीरियर था इसलिए आया है। ऐसा हो सकता है कि उस फॉर्म का, मतलब जैसे एग्जांपल मान लो कि किसी कोई लड़की है, अभी वो लड़की फॉर्म में है, तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग पीछे कुसला है कि उसको मेल बॉडी मिलना ही मिलना था, लेकिन कोई लास्ट मोमेंट पे ना कोई एक ऐसा चित्त ऊपर आया जो जिसका वजह से वो नलीफाई होके उसको फीमेल बॉडी हो गया। तो अकुशला की वजह से, बीच में आने की वजह से उसका ये हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि सारे फीमेल इंफीरियर है और सारे मेल सुपीरियर है, तो ऐसा कहीं भी नहीं लेना है कि, क्योंकि बहुत लेडीज को लगता है, क्योंकि ये एक्चुअल में फैक्ट है कि मेल कुशला की वजह से होता है और फीमेल थोड़ा सा कहीं रह जाते हैं, पीछे रहते हैं इसकी वजह से। लेकिन वो अकुशला आपका है इतना स्ट्रॉन्ग इसे नहीं, आपका भी बहुत अच्छा कुशला था, लेकिन एक लास्ट मोमेंट पे कुछ होने की वजह से थोड़ा सा वहां पे वो बदल हो गया और इसलिए वो आपको फीमेल बॉडी मिल गया। तो इस तरह से अगर फीमेल बॉडी है, मेल बॉडी है, तो ये पटिसंधि यानी पीछे से आए हुए कर्मों की वजह से हमें ये फॉर्म मिलता है। तो जब ऑलरेडी, अभी ये तो ऑलरेडी है, एज इट इज है, तो ये भी, ये फॉर्म्स जो है वो भी बेस नहीं बन सकते किसके, मनोधातु और मनोविज्ञान के। तो इसलिए भी ये 2 कैटेगरी भी निकल जाते हैं। तो इसके बाद जीवित इंद्रिया, जीवित इंद्रिया जो है वो खुद में ही एक कैटेगरी है, मतलब वो कैसा है ना, वो लाइफ सस्टेनिंग ये है, एलिमेंट है सारे रूप कलाप का। तो वो जब खुद ही, मतलब उसका एक फंक्शनिंग है कि वो सबको सपोर्ट करता है, तो उसका जब एक खुद का एक रोल डिफाइंड है तो वो इनका बेस नहीं बन सकता है, तो इसलिए भी वो निकल जाता है। फिर आहार का भी वैसे ही कि आहार जो है वो फूड जो है हम ये जो भी हम लेते हैं तो वो बॉडी को सस्टेन करने के लिए, या बॉडी के लिए जो, मतलब जैसा आपका है, जैसे अच्छा कर्म है तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, जैसा भी है जो भी है, तो दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन, हम वो बात नहीं कर रहे, हम अभी रूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो आहार का जो है ये कि बॉडी को सस्टेन करना, उसका खुद का एक फंक्शनिंग है, तो वो एक ऑलरेडी बेस है इस बॉडी को सस्टेन करना या इस बॉडी को चलाए रखना, ये उसका काम है। तो इसलिए भी वो बेस नहीं बनता, इसलिए मनोधातु मनोविज्ञान के लिए कोई बेस, तो हम उसको हृदय वट्टु, मतलब हृदय वट्टु ही उसका बेस है।
ये जस्टिफाई करने के लिए मैंने इतना बताया, तो उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में देखा है तो, लेकिन मालूम हो तो अच्छा रहता है कि क्यों हृदय वटु ही मनोधातु और मनोविज्ञान का बेस है। तो उसके लिए इतना सारा बोला मैंने। तो हृदय वटु हृदय रूपम नाम जीवित जीवित इंद्रियम जीवित रूपम नाम। तो जैसे भी मैंने बोला कि अगर आपको याद होगा कि जीवित इंद्रिया ये शब्द हमने पहले चेतसिक में सुना था। तो आपका जो 7 यूनिवर्सल चेतसिक है उसमें वन ऑफ द चेतसिक जीवित इंद्रिया था। तो उसमें जो 7 थे कौन से थे? फर्स्ट वेदना संज्ञा एकाग्रता चेतना और ये जीवित इंद्रिया और मनसिकार। तो जीवित इंद्रिया वहां पे था, लेकिन वो जीवित इंद्रिया जो था दैट वाज लाइफ स्पैन ऑफ अ नामा, यानी एक माइंड मूवमेंट का लाइफ स्पैन। यहाँ पे जो जीवित इंद्रिया है ये रूप का है, यानी एक रूप कलाप का जो लाइफ स्पैन होता है। तो उसको सस्टेन करने के लिए जो होता है, मतलब लाइफ स्पैन को सस्टेन करने वाला फैक्टर जो है वो जीवित इंद्रिया रूप का है। इसलिए ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं जीवित हूँ, तो मेरा रूप कलाप को सपोर्ट कर रहा है ये जीवित इंद्रिया इस मूवमेंट में, इसलिए मैं बात कर पा रही हूँ। आप सुन पा रहे हो तो जीवित इंद्रिया एक्टिव है टू कीप यू अलाइव। तो इस तरह से ये रूप का भी जीवित इंद्रिया होता है, हर कलाप का एक लाइफ स्पैन का उसको सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद वो बह खत्म होगा, फिर दूसरा उत्पन्न होगा, उसको सस्टेन करेगा। इस तरह से फ्लो में रहता है वो कर्व, ऐसे ब्रेक नहीं लेता है। ब्रेक लिया तो फिर बॉडी बंद हो जाएगा, तो ब्रेक नहीं है बट इट्स कंटिन्यूस। तो इस तरह से जीवित इंद्रिया। फिर कबलीकारो आरो आरा रूपम नामा। अभी यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया है कबलीकारा आरो। कबली मतलब कोई ये होता है ना, हम खाना खाते हैं तो देखो एक बाइट तोड़ते हैं तो कौर बोलते हैं हिंदी में, तो उसी को उसी का शब्द है कबली का। तो कौर हो गया, मराठी में घास बोलते हैं, फिर निवाला बोलते हैं, फिर ऐसे नहीं कि अलग अलग वर्ड्स जो बोलते हैं, तो वो एक बाइट उसको ही कबली करा। तो जो एक बाइट है यानी फूड का जो बाइट है कबलीकारा, वो इस बॉडी को सस्टेन करता है। फिर कबलीकारा आरो आहार रूपम नामा, इसमें अगर आप देखोगे उसमें आपने मुझसे एक बार पूछा भी था कि इसका ओज, मैंने ओज शब्द इस्तेमाल किया था, आशीष जी आपने मुझे पूछा था कि ओज क्या है। तो इस कबलीकारा आहार यानी इस आहार में ओज होता है। ओज यानी क्या? न्यूट्रीमेंट या न्यूट्रिशन या एसेंस, यानी हर खाने में कुछ तो एसेंस है ना, तभी तो ये बॉडी चलता है ना। तो बोलते हैं ना इस खाने में ये न्यूट्रिशन है या ये सपोर्ट है। तो उस खाने में जो सपोर्ट है उसको ही ओज बोलते हैं, न्यूट्रीमेंट बोल सकते हो, न्यूट्रिशन बोल सकते हो, कि विटामिन मिनरल्स जो बोलना है, प्रोटीन्स बोलना है, जो बोलना है जैसे आपको डिफाइन करना है। बट वॉट एवर न्यूट्रिशन वो फूड में होता है उसको ओज बोलते हैं। तो कबलीकारा आहार कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा है, लक्षण कैसा है कि उसमें उस आहार में न्यूट्रिशन होगा, ओज होगा, दैट इज उसका लक्षण है। फिर इसका ये कैसा फंक्शन कैसा है, ये बॉडी को सस्टेन करता है, यानी इस फिजिकल बॉडी को मेंटेन करके रखना, ये इसका ये है काम है कबलीकारा आहार का। फिर इसका मैनिफेस्टेशन कैसा होता है, प्रगटीकरण कैसा होता है, इस बॉडी को मतलब पृष्ठ पृष्ठ बोलते हैं ना अच्छे से परफेक्ट रखना, वो है। और इसका प्रोक्सीमेट कॉज यानी वो कैसे, उसका प्रोक्सीमेट कॉज क्या है कबलीकारा का, कहीं भी अगर फूड है जो हम खा सकते एडिबल फूड है तो वो उसका प्रोक्सीमेट कॉज होता है। इस तरह से ये हमारी 7 कैटेगरी में हमने 18 ये देखे निप्पाना रूपा देखे। तो निप्पाना रूपा यानी क्या होता है, वो रूप है, रूप जो उत्पन्न हुए हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से। तो हमारे कम्मा की वजह से ये सारे फैक्टर्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब में आपको समझ में आता है कम्मा का है ही, कि आपको जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, कुछ भी टच हो रहा है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे विज्ञान उसमें ना विपाक में देखा था ना, सारे सारे उसमें ही थे। फिर फीमेल बॉडी है, मेल बॉडी, ये भी विपाक है, तो एक कम्मा की वजह से है, तो बिकॉज ऑफ समथिंग। फिर हमारा हार्ट बेस यानी हमारे जो भी हमारा सपोर्ट है, लाइफ सिस्टम है, सपोर्ट है। फिर हमारा न्यूट्रिशन, जो भी हम खाना खाते हैं, कैसा क्वालिटी का खाना खाते हैं, क्या है, तो वो सब 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 निप्पाना रूपा के हिसाब से बहुत समझ में आता है। फिर निप्पाना रूपा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, हमें ये हमारे मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी एक उठा लो, आप इसको मेडिटेशन का बेस बना सकते हो और उस पर मेडिटेशन कर सकते हो। फिर मेडिटेशन का बेस कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, उसमें दुख बोध है, अनात्मा बोध है और अनित्य बोध है। तो ये 3 स्वभाव होगा तभी ये मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए ये निप्पाना रूपा है। इसलिए इसमें सारे जितने भी अभी हमने 18 देखे, सबका खुद का एक स्वभाव है, खुद का एक नेचर है। अर्थ एलिमेंट का नेचर कैसा है कि वो एक हार्ड, उसमें ये है क्या बोलते हैं, एक आधार देता है, सपोर्ट देता है। फिर उसमें क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो इस तरह से हर एक का खुद का कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ है, सबका सलखन है, निपाना है।
फिर रूपा रूपम, यानी ये एग्जैक्टली सिर्फ ये रूप है, क्योंकि डिस्टोर्ट होता है ना। आहार देखो, उसका फॉर्म, अभी रोटी है, उसको तोड़ा, फॉर्म चेंज हो गया, खाया, उसका फॉर्म चेंज हो गया, पेट में गया, फॉर्म चेंज हो गया, बाहर गया, फॉर्म चेंज हो गया। तो हर एक का फॉर्म चेंज होते जा रहा है। तो इस तरह से वो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इट इज डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड है तो रूपम है, तो रूपा रूपम उस तरह से। और ससमाव, मतलब ये मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट्स है। तो इस तरह से हमारे ये हमने आज 18 कवर किए। अब इसके बाद ये निप्पाना रूपा है, अनिप्पाना रूपा, यानी बाकी के जो 10 बचे वो करेंगे। उसके फिर आगे और है इसमें 5 कैटेगरी है ना, अभी हम फर्स्ट कैटेगरी पे ही है। फिर इसके बाद रूपा विभागा में जाएंगे, फिर रूपा विभागा, फिर उसके बाद कम्मा के हिसाब से कैसे, फिर कलापा कैसे आते हैं वगैरह। थोड़ा सा कलापा योजना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वो लास्ट में है, तो वो तब तक वो मैनेज हो जाता है रूपा का। तो इस तरह से ये रूपा है। तो जितना इम्पोर्टेंट चित्ता है ना समझने के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट रूप भी है। तो रूप को भी समझना है। थोड़ा सा रूप ना थोड़ा टेक बहुत ऐसे वो लगता है, डीप क्या बोलते हैं, थेरी थेरी लगता है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है ना, बता नहीं सकते। तो लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है रूप का, तो बहुत अच्छा है कि रूप में ही निभाना है। तो इसके एंड में आपका निभाना थोड़ा सा टच होगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये रूप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फिर रूप और चित्ता और ऑलवेज कैसे मतलब एक दूसरे के सहारे काम करते हैं। तो अभी हमने देखा ना, जैसे अभी हमने हृदय वटु में बात किया, तो मनोधातु मनोविज्ञान वो क्या है, माइंड ये है ना हमारा, मनो द्वारा चित्ता, उसके बारे में बात चल रही थी। लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए हृदय वटु का, तो यानी बेस वही चाहिए। वैसे ही विज्ञान, सारे विज्ञान प्रसादा के बगैर आ ही नहीं सकते। तो जब तक ये प्रसादा नहीं है, विज्ञान आएगा ही नहीं। विज्ञान नहीं आया तो प्रोसेस चालू नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड है, इसलिए भी हमें रूप समझना है। रूप का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है। तो रूप जस्ट एक मैटर नहीं है, रूप का भी खुद का फंक्शन है, स्वभाव है। वो भी वैसा ही है जैसे चित्त है, ये उत्पन्न होता है, रहता है, वह हो जाता है। उसी तरह से रूप भी है, उत्पन्न होता है, रहता है, वह हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इनमें भेद है। रूप रूप है, चित्ता चित्ता है, और दोनों एक दूसरे का काम करके ही होता है। रूप का और भी अभी आएगा थोड़ा सा उसमें। रूप अच्छे से समझ आना, विट्ठी बहुत सिंपल है, फिर विट्ठी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो रूप को भी थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह से अभी हम रुकते हैं, क्योंकि इसके आगे वाला वो 10 वाला नहीं हो पाएगा, टाइम भी हो गया है। तो अभी इतना स्टॉप करते हैं। और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। हाँ, आपने एक जो बोला था, गुरुजी ने वो ध्यान के समय बोलते हैं, देखा जा रहा है। अभी वो हम्म। वो क्या है एग्जैक्टली? कौन देख रहा है या क्या? क्या वो हाँ, क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, इसके बारे में हम बात करेंगे, बाद में करेंगे बात। ये थोड़ा सा है मेरे दिमाग में, शायद आप मेरे ख्याल से मैंने इसको हैंडल किया है। आप वट्ठु संग्रह देखो मेरा, पहले सुनो। अगर नहीं समझा आपको तो समझे बताती हूँ। जी। और एक क्योंकि पसादा यानी सेंसेशन है ना, आपने बोला वो? हाँ। सेंसेशन नहीं, सेंसिटिविटी, मतलब जिसपे उसको वो समझ में आता है कि ये ऑब्जेक्ट है, मतलब वो उसको ग्रहण करता है। एक पर्दा बोल सकते हो, जैसे भी यहाँ पे कोई यानी सामने से कोई अगर सेंसर्स बोल कांच, सकते हैं क्या? सेंसर्स बोल क्या, सकते हैं? हाँ सेंसर्स। सेंसर्स बोल सकते, हाँ सेंसर्स बोल सकते, रिसीविंग सेंसर्स बोल सकते। ओके। और ये हृदय वत्तु और ये हृदय वत्तु, सेम ये एक ही है क्या? सेम, अलग अलग? और नहीं आपने नहीं सेम है। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। हृदय वट्टु हिंदी में बोल रहे हैं, और हडाया वट्टु पाली में बोल रहे हैं, सेम वर्ड, ओके ओके ओके। अलग अभी नहीं। उसमें आपने बोला कि वो प्रसाद या जो छोटा है वो ब्लड हाँ उसमें फ्लो होता है, और उसके हाँ। हिसाब से जीवन चलता है, ऐसे ऐसा बोल रहे हैं कि हम्म। क्या बोल रहे हो उसमें क्या? सेंसिटिविटी और खून, और उसमें आपने पिछली बार भी वो हृदय वस्तु का बहुत, यानी इसका इतना महत्व, या उसमें ध्यान के संदर्भ में उसका क्या महत्व है इतना? ये एक्चुअली मैं आप मुझे पर्सनली फोन करो, मैं आपको बता सकती हूँ। ऐसे मुझे क्योंकि रिकॉर्डिंग है नहीं, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। थोड़ा मुझे लगता है कि ठीक। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो 10 दिवस ही करें, इतना क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है क्योंकि फिर लोगों को ऐसे थोड़ी भ्रांति हो जाएगी, अगर किसी ने मेरा गलत समझा तो बात। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप ओके। मुझे पर्सनली पूछना, मैं बता दूंगी कि कैसा क्या बोलना चाहती हूँ वहाँ पे, क्या है हृदय वटु एक्चुअली।
ठीक है, अच्छा। लेकिन हृदयवट्टू एज अ रूपा अगर समझना है तो इट्स अ स्पेस इन द बिटवीन द हार्ट, और वहां पे पूरा खून से भरा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बनते बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि लोग कि हार्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पूरा ड्रेन किया गया, बोलते वो पॉसिबल ही नहीं है। वो वहां पे सेंसिटिविटी अगर वो वहां पे नहीं है तो मतलब आदमी मर सकता है, मतलब इतना सूक्ष्म है वो। तो वो होता ही, मतलब उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर वहां से ब्लड निकल गया तो फिर मतलब नहीं रह सकता है आदमी। तो वो ब्लड को ही बोला गया है, ब्लड जो फ्लो होता है उस स्पेस में ब्लड जो फ्लो होता है, पूरे हार्ट का ब्लड का बात नहीं कर रहे, उस एग्जैक्टली स्पेस में जो ब्लड फ्लो होता है उसको हृदयवट्टू बोलते हैं। और उसमें एक हृदयवट्टू नहीं है, बिलियंस ऑफ हृदयवट्टू है। मतलब जो जो ये है ना बेस है, जो रिसीव कर रहे हैं वो बिलियंस है। और वो भी वैसे ही वही 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 स्वभाव वाले, उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे, उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे, नहीं एक नहीं है। जैसे प्रसादा भी हमारा जो है ना वो एक नहीं है। अभी मैं जो देख रही हूँ कितना बिलियंस ऑफ टाइम ये प्रसादा उत्पन्न होकर नष्ट हो चुके, नए क्रिएट हो गए वहां पे। तो ये कंटिन्यूस सपोर्ट चलते रहता है, ये भी हमारे कम्मा की वजह से होता है। अगर हमारा कम्मा जैसा है ना उसको वैसा सपोर्ट करते रहेगा तो वो कंटिन्यूस उत्पन्न होता रहेगा, नष्ट होते रहेगा। जब अगर कम्मा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो खत्म हो सकता है। वैसे ही आंखों का जो है वो इस पे भी डिपेंड करता है, तेजो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है ना उस पे भी। अगर आपके बॉडी में बहुत हीट एलिमेंट है यानी पित्त बहुत ज्यादा है तो भी आईज बहुत जल्दी डैमेज होती है। तो आपको उसको अगर मेंटेन करते हो तो भी आप इस पसादा को मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरह से हर एक का अपना 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 मतलब हर एक वही है कॉज एंड कंडीशन। कंडीशंस कैसे है, अगर कंडीशंस कंडीसिव है यानी अच्छे है तो वो चीज सस्टेन करेगा, कंडीशन अच्छे नहीं है तो वो चला जाएगा। तो वो कम्मा जब तक सपोर्ट कर रहा है तो कम्मा उसको खत्म नहीं होने देगा, वो रहेगा ही। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, बहुत रैश होते हैं, मतलब खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, कोई भी विरुद्ध आहार भी खाते हैं, जैसे चाय के साथ आइसक्रीम भी ले ली तो ये विरुद्ध है। तो वो बोलते हैं मुझे तो कुछ नहीं होता, मुझे तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आपका कम्मा सपोर्ट कर रहा है, आपका कम्मा की वजह से आपको ऐसी बॉडी मिली है जो आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन जिस दिन वो खत्म हो जाएगा तो उस दिन फिर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको कम्मा बहुत पुअर होता है, सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा भी खाते इमीडिएटली बीमार पड़ते हैं, तो उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए ऐसा होता है। तो हर एक कॉज एंड कंडीशन ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी हमने सिर्फ 7 कैटेगरी में भी 18 रूपा के ऑब्जेक्ट्स मतलब ये देख लिए डेफिनेशन उसके कैटेगरी के हिसाब से। अभी 10 बचे, 10 में वो सिंपल है, ज्यादा वो उसमें नहीं है। उसमें हमारा जो पछवा एलिमेंट है ना आकाश एलिमेंट, वो एलिमेंट वहां पे, तो वो एलिमेंट वहां पे क्यों है वो समझेगा। और हमारे पंच महाभूत के हिसाब से हमारे पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके हिसाब से अभिधम्म के हिसाब से ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। वो पांचवे का खुद अस्तित्व नहीं, इसलिए वो पांचवा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो एज इट इज वो बाय प्रोडक्ट जैसे, तो इसके लिए वो एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए उसको अलग से बताया गया है। तो इस तरह से है। तो आगे की क्लास में हम ये 10 कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हमारा 28 की कैटेगरी हो जाएगी। जैसे हमने चेतसिक में सबके मतलब समझे थे ना, तो इसके बाद हम समुत्थाना में गए, इसमें संपयोग और संगनाय में गए थे, वैसे इसमें भी ये कैटेगरी समझ जाएगा। इसके बाद फिर इसका विभागा है, फिर इसका क्लासिफिकेशन है, फिर इसका कलापा है, बहुत कुछ है इसमें भी। थोड़ा बड़ा है, भी छोटा नहीं है चैप्टर, तो वो भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर मेरे ख्याल से प्रश्न अभी हो गए सबके पूरे। और अभी मैंने अच्छा हाँ मेरे को एक बताना था, ओ क्या, हाँ जब मैं वेबू साइड और बंती के यहाँ गई थी ना, उनके माउंटेन्स पे, वो गांव का नाम वेबू है। तो वेबू गांव में बनते थे इसलिए उनका नाम वेबू साइड है, यानी वेबू नाम नहीं। तो ये सबसे पहली बात। और वहां पे जब सयागी उपागन गुरु जी गए थे मिलने के लिए, तो जब उनका उनका वो जो गाड़ी नहीं क्या बीच में बंद हुआ था स्टेशन पे, फिर वो उनको मालूम पड़ा कि कोई अरंत बनते रहते वहां पे, और उनको मिलने गए थे। तो फिर ये जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे एक लेडी, ये लेडी मतलब भिक्खुनी रहती है, वो कुछ तो करते रहती है। और वो बोलती है कि बनते किसी को भी नहीं मिलते, और अभी उनका आराम का टाइम है, और उनको जब बाहर आना हो तब आते हैं। तो वे सयागी बागे उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे मिलना है। तो फिर वो बोलती है कि ना ऐसे नहीं मिलते बनते किसी को भी, और वो बनते का वैसे स्टाइल था, वो नहीं मिलते थे। तो फिर ये बैठे बैठे गुरु जी बात करते हैं ना मन ही मन कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे आपसे मिलना है, फिर प्लीज आप मुझे दर्शन दो। तो वैसे ही वेबू सैडो बनते, दरवाजा खोलते और बाहर आते और सैगो बगन से मिलते। तो हम भी जब गए थे वहां पे, तो ऐसे सीढ़ियां थी, और मैं देख रही हूँ ऊपर वो दरवाजा है और बंद है, और पूरा गांव सन्नाटा, कोई नहीं था वहां पे। तो फिर मैंने बंते को बोला, मैंने बंते बोला लुक, मतलब ऊपर देख वो जो दरवाजा है ना वहां पे वेबू सैडो बनते थे। फिर मैंने बोला कि ना जब गुरुजी आए थे ना तो उनके साथ ऐसे हुआ था कि वो दरवाजा बंद था, फिर वो मन में बोलते, तो बोलते मैंने बोला कि ना अभी दरवाजा खुलेगा, और वैसे ही वो दरवाजा खुला। तो आई वाज लाइक ओह गॉड। तो बनते मुझे देख रहे ऐसे कि अरे
देख, मतलब तूने बोला और वो दरवाजा वहां पे खुल गया, मतलब अंदर से एक बंते ने दरवाजा खोला, वो पूरा खाली था। तो ये मुझे बहुत, मतलब ये मेरा स्पेशल मोमेंट था, तो मुझे ये बताना था एक्चुअली में, जब मैंने ये शेयर किया था, लेकिन रह गया था, तो मैंने बोला था आज बताऊंगी। तो ये मुझे ये बताना था कि जैसे गुरुजी को मिले थे, अभी तो वेबसाइट बनते नहीं है, लेकिन उनकी वो जगह, वहां पे उनका चिवर रखा है, उनके रेलिक्स भी है, बुद्ध जो उनकी धातु है वो वहां पे है। और उस जगह में बहुत वाइब्रेशन है, मतलब वहां पे बैठे थे ना, एक अलग ही था। तो मुझे वहां पे जाने का मौका मिला, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मुझे ये बताना था, मतलब मुझे अपनी हैप्पीनेस आपसे शेयर करनी थी, ये मुझे बताना था सबको। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, आगे का हम स्टार्ट करेंगे रूपा का। और किसी का कुछ प्रश्न रहेगा, आशीष जी, अगर आपको जानना है वो हृदय बटू का, तो मुझे पर्सनली पूछना, मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। ऐसे जो मुझे लगता है, जो मेडिटेशन रिलेटेड है, खास करके जो उसको टच करते हैं, और जो शायद क्लैरिटी नहीं जाए लोगों में, तो वैसे टॉपिक्स को थोड़ा सा अवॉइड ही करना है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स है ना, कोई गलती से कुछ अलग समझ बैठा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा उसके लिए, तो ठीक वो मैं नहीं चाहती हूँ। है। तो हम इसमें अभी, जो है मेरे यानी इसमें मनो धातु क्यों इसमें नहीं आया है? यानी ये मन भी एक इंद्रिय ही है ना? ये मनोधातु जो है, उसमें क्योंकि तीन इसमें ये है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और ये स्पेस एलिमेंट भी आया है, तो इसमें मन, हाँ, ये 28 एलिमेंट्स में माइंड नहीं आता है? ये हम इसकी बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, हम रूप की बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके। माइंड तो हमारा कवर कर लिया ना हमने पहले ही। और मनोधातु जो बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला, मनोधातु और मनोविज्ञान को उत्पन्न होने के लिए बेस चाहिए, हम बेस की बात कर रहे हैं, हम रूप की बात कर रहे हैं। तो ओके वहां ओके पे हम हृदय वटु की बात कर रहे थे। यहाँ ओके पे कहीं भी हमने मन का बात नहीं किया है, मतलब या कहीं भी नामा का बात नहीं है, ये रूपा चैप्टर है, अभी हम रूपा के बारे में ही बात करेंगे। ओके ओके ओके, आई तो अंडरस्टैंड। बाकी भी जो था, देखो, पसादा पसादा के बारे में बात किया मैंने वहां पे, चक्कू पसादा, श्रोता पसादा, घाना पसादा। ये पसादा यानी ये सेंसरी रिसीवर्स के बारे में बात किया, विज्ञान नहीं। उसके सामने चक्कू विज्ञान आएगा, उसके सामने शोध विज्ञान आएगा, वो उसके बेस पे उत्पन्न होगा, वो अलग बात है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम विज्ञान के क्षेत्र में नहीं जा रहे। उसी तरह से ये अगर आपने वट्टू सुना है ना, तो पंच द्वारा मनोधातु जो एग्जैक्टली वर्ड है ना, उसमें ना पंच द्वारा और संपत्ति छन्ना, ये तीन चित्त को मनोधातु बोलते हैं। और पंच द्वारा हृदय वट्टु के बेस पे ही आता है, मतलब उसको हार्ट बेस, यानी ये रूपा का सपोर्ट चाहिए उत्पन्न होने के लिए, इसलिए मैंने बोला उसमें, क्योंकि हमारा सब कुछ कवर होता है, लेकिन हृदय वट्टु का बात करने के लिए मैंने ये बताना शुरू किया कि मनोविज्ञान का क्यों उसको बेस चाहिए, मतलब उसके लिए भी तो कोई बेस होगा, क्योंकि सब कुछ एक्सक्लूसिव बेसिस ऑलरेडी जो ये है, चक्कू पसादा, शोध पसादा, गाना पसादा, ये एक्सक्लूसिव अपने लिए ही है। बाकी जितने छूट गए, जितने इतने सारे चित्त है, तो उनके लिए भी तो कोई रूप होगा ना, कोई ऑब्जेक्ट होगा जिससे वो बेस क्रिएट होगा। जैसे अभी पटिसंधि होती है, डेथ होता है, सॉरी न्यू बर्थ होता है, तो न्यू बर्थ के टाइम ये अपना विज्ञान मतलब वहां पे नामा होता है, कोई विज्ञान होगा, कोई एक चित्त होगा, कुशल या अकुशल जो भी होगा, वो आपका नाम हुआ। लेकिन वहां पे वो नाम अकेला नहीं आता है, उसके साथ में अगर आप ह्यूमन वर्ल्ड में आए ना, तो हृदय वट्टु भी उस वक्त वहां पे उत्पन्न होता ही है, वो दोनों साथ में आते हैं, तभी आपका बॉडी मिलता है, नहीं तो बॉडी नहीं मिल सकता। तो रूप भी पैरेलल चलता है साथ में इसके, इसलिए हमें मनोधातु के बारे में बात नहीं था, बात था हृदय वट्टु कि बेस कौन बन रहा है। तो मैंने बेस के बारे में बात कर रही थी कि ये बेस नहीं बन सकता, ये बेस नहीं बन सकता, ये बेस नहीं बन सकता, तो ये बेस है, इसलिए ये बेस है, वो बोला। लेकिन किसके लिए बेस है, मनोधातु, मनोविज्ञान, इसलिए वो दो दो शब्द है, ये तो हम नाम का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रूप। ठीक। ठीक तो ठीक। अभी, हाँ, अभी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे और उसके और आगे का करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और शुभ रात्रि। थैंक यू।